गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्लीज एक बार कंफर्म कीजिएगा आप सुन पा रहे हैं सभी। यस सर। ठीक है, एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए सभी, ताकि क्योंकि अभी तो 4 ही स्टूडेंट है क्लास में, थोड़ा इजी रहेगा, एक दूसरे को जान पाएंगे। तो मैं क्वेश्चन करता रहूंगा, साथ के साथ पूछता रहूंगा आप लोगों से। स्टूडेंट का नंबर बढ़ता चला जाता है, 50-60, फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है 1 to 1 इंटरेक्ट करना। हाँ जी, एक मैं एक। जी। गुजरात से हूँ। मेरा नाम सागर है, रोज सागर। ओके। मैं ठीक। हाँ, आगे। मैं अभी जॉब कर रहा हूँ साबर डेयरी में। ओके ओके। नहीं, वेटनरी। ठीक है ठीक है। जितना आपको कंफर्टेबल लगे आप उतना ही बताएं। आगे से मेरा मतलब था जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनसे आप लोग भी बता दीजिए एक बार। ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? आप लोगों के लिए तो स्पेशल क्लास ऑर्गेनाइज करवाई है ये। 70 बच्चों का बैच था, उसको छोड़ करके ये गुजरात वाला स्पेशल चल रहा है। आप हेलो। लोग। हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ। माई सेल्फ केतुल पटेल। मैं गायनिक में एमबीएससी कर रहा हूँ दांतेवाड़ा वेटनरी कॉलेज। चलिए, बहुत ही बढ़िया, आज गायनी स्टार्ट करने वाले हैं तो अच्छा रहेगा। हम्म, चलिए, और भी कोई है? देखिए, इससे क्या है ना कि आप लोग कम्युनिकेट करते हैं ना, उससे जो भी क्लासेस आप अटेंड करते हैं उसमें एक अलर्टनेस बन जाती है, आप एक्टिव हो जाते हैं। उससे आप जो क्लास में पढ़ते हैं वो साथ के साथ ही आपको याद हो जाता है। अगर आप बिल्कुल ऐसे साइड में बैठ जाएंगे, इंटरेक्ट नहीं करेंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो आप लोगों का इसमें नुकसान होता है। और मैं बार बार नहीं बोलूंगा इस चीज़ को कि हाँ बताइए आंसर, बताइए इसका। मैं बस ट्राई करता हूँ, जैसा मुझे लगता है कि हाँ स्टूडेंट का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है तो मैं कंटिन्यूअसली पूछता रहता हूँ। लगा लीजिए हम 10th टॉपिक पढ़ रहे हैं, मैं फर्स्ट सेकंड से कोई भी रैंडम क्वेश्चन एकदम से आपसे पूछ लूंगा। उससे क्या है ना, अलर्टनेस बनी रहती है, थोड़ा एक्टिव रहता है। लेकिन अगर आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो फिर मैं सीधा भी चला जाऊंगा। मुझे एक सब्जेक्ट को मैं 2 दिन में भी खत्म कर सकता हूँ, मतलब कंप्लीट कर सकता हूँ, नोट खत्म। और मैं उस पर 2 महीने भी लगा सकता हूँ। तो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके एग्जाम को देखते हुए, प्लस में आपकी स्पीड क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम सारी चीजें करने वाले हैं। ठीक है। डॉक्टर सागर ने बताया, और आप जो गायनी कर रहे हैं, सॉरी क्या नाम था आपका? केतुल पटेल। मैं आपको केतुल। पटेल, डॉक्टर पटेल ही बुलाता हूं मैं आपको, ठीक है? वो इजी ठीक है लगेगा। सर। हाँ, कूल। हाँ जी। देखिए, सबसे पहले बजाय कि हम स्टार्ट ही कर दें सब्जेक्ट और पूरा कंप्लीट करते हुए चलें, एक आपको आइडिया होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वहां का जो पैटर्न है, किस किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन लगभग बन जाते हैं। अब ये बताना मुश्किल है, कई बार हो सकता है कि वो मेडिसिन से ज्यादा क्वेश्चन डाल दें, कई बार सर्जरी से डाल दें, कई बार किसी पेपर में न्यूट्रिशन से ज्यादा हो सकता है। बट कुछ सब्जेक्ट ऐसे रहते हैं जहां से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ओवरऑल पैटर्न क्या है एग्जाम का। जैसे कि अगर गुजरात पीएससी की बात करें हम, अगर मैं कुछ इनकरेक्ट बोलता हूं तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, बट मैंने पूरा उसको अच्छे से रीड करके सारी चीजों को और पूरा रिसर्च करके फिर मैं सारा यहाँ पे आपको अपडेट कर रहा हूँ इस चीज के ऊपर। बट फिर भी आप गुजरात से हैं तो हो सकता है कि 1-2 पॉइंट आप बता सकें सही से, तो आप बिल्कुल उसको इंक्लूड कर सकते हैं। अभी गुजरात पीएससी में जो ये आपका वेटनरी ऑफिसर एग्जाम होता है, ये कितने मार्क्स का होता है? 300 मार्क्स का, ऐसा कि 400 मार्क्स का? 300। 300 का पहली स्टेज होती है पीटी, प्रीलिमिनरी टेस्ट जिसको बोल देते हैं। अब प्रीलिमिनरी टेस्ट हम बोल रहे हैं तो उसके बाद भी कुछ होगा, क्योंकि ये तो प्री है। उसके बाद होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू आप लोगों का रहता है 100 मार्क्स का। और जो प्रीलिमिनरी टेस्ट है, जिसमें आपको मिनिमम 15% तो लाने, मतलब 15% क्या, आप ऐसे बैठोगे जाके तो भी आ जाएंगे वो, मतलब ये इतनी इंपॉर्टेंट बात भी नहीं है। लेकिन प्रीलिमिनरी टेस्ट में क्या क्या रहता है आपका? एक तो वेटनरी साइंस रहेगी, और दूसरा आपका जीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो जनरल नॉलेज रहेगी वहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब वेटनरी साइंस में लगभग लगभग आपके 16 सब्जेक्ट हैं। 17 वाले में वो लगा लीजिए जीके टाइप में आता है, जो आपके वेटनरी साइंस के सब्जेक्ट हैं, जैसे एलपीटी हुआ, स्पेशली एक्सटेंशन हुआ, या कुछ एजीबी के अंदर कुछ ऐसा उन्होंने नया बना दिया है। तो रिसेंट डेवलपमेंट और एडवांसमेंट जो है मिल्क मीट के अंदर कुछ ऐसा है,
तो वहां से कुछ एक दो क्वेश्चन बन जाएंगे। अदरवाइज लगभग लगभग आपके 16 सब्जेक्ट हैं। 17th ये जो मैंने बोला रिसेंट एडवांसमेंट क्या होती है वही वेटनरी से पूछ लेते हैं, तो 17th उसको इंक्लूड कर लेते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। अब 16 सब्जेक्ट में से मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूं आपको, और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या है वो डिस्कस करेंगे। बट उससे भी पहले पूरा पैटर्न जो है ना, कितने मार्क्स का आपका ये बनता है टोटल एग्जाम, इसको डिस्कस करना बड़ा जरूरी है। क्योंकि कई बार बच्चों को पता ही नहीं लगता, वो वेटनरी साइंस ही पढ़ते चले जाते हैं या जीके के ऊपर ही फोकस रखते हैं, फिर उनको बाद में पता लगता है कि इंटरव्यू तो बोलने में 100 मार्क्स का था, बट वो 100 मार्क्स का नहीं है, वो बेसिकली 50% है आपके पूरे एग्जाम का। जो आप इंटरव्यू में बोलने वाले हैं, जहां पे आपको मार्क्स अलॉट होंगे, वो बोलने को तो कितने हैं, 100 मार्क्स हैं, बट असल में ये 300 प्लस। अगर यहां पे जीके से आपके पीटी की मैं बात कर रहा हूं, पार्ट 1 की, अभी अभी के लिए पार्ट 1 की बात करते हैं। ठीक है, पार्ट 1 में क्या है आपका, ये पीटी, इसको प्रीलिमिनरी टेस्ट बोल रहे हैं। इसमें आपका जीके रहेगा, आपका वेटनरी साइंस रहेगा। जीके से कितने क्वेश्चन बनने वाले हैं, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के, 60 मिनट ही मिलते हैं इसके लिए। ये 200 क्वेश्चन है वेटनरी साइंस से, या कि आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है, यही है वेटनरी साइंस कंसर्न सब्जेक्ट आपका। टोटल मार्क्स कितने बन रहे हैं यहां से, 200 मार्क्स। क्वेश्चन कितने हैं, 200, एक मार्क फॉर एक क्वेश्चन, दैट्स इट। टाइम कितना मिलेगा, 120 मिनट मिलेंगे। तो टोटल कितना हुआ आपका एग्जाम, 180 मिनट, यानी कि 3 आवर का एग्जाम रहेगा, जिसमें 100 क्वेश्चन जीके से आने वाले हैं और 200 क्वेश्चन आपके कंसर्न सब्जेक्ट यानी कि वेटनरी साइंस है, जिस सब्जेक्ट में आपने बैचलर्स कंप्लीट की है। अब क्वेश्चन ये आता है कि चलो ठीक है, मान लिया कि पीटी में 100 क्वेश्चन जीके से और 200 क्वेश्चन वेटनरी साइंस से, टोटल हुआ 300 क्वेश्चन, एक मार्क का एक क्वेश्चन, तो टोटल मार्क्स हुए 300। सर आपने ये कैसे बोल दिया कि 50% इंटरव्यू से आ जाएगा। आपने अगर नोट, ये आपका जो जीपीएससी ने ऑफिशियली नोटिस में दिया है, ये यहां पे नोटिफिकेशन में दिया है, ये फार्मूला आपने ध्यान से देखा होगा, होपफुली आपने देखा होगा। ये 50/300 का मतलब क्या होता है, 1/6। अब इसको इससे डिवाइड कर दूंगा, 1/6 ही आ जाएगा। और 50/100 का मतलब 1/2। अब ये 50/300 किस में बोल रहा है, जितने भी मार्क्स आपने प्रीलिमिनरी टेस्ट के अंदर लिए। प्रीलिमिनरी क्या है, ये रहा प्रीलिमिनरी टेस्ट, जिसमें जीके और वेट साइंस के 100 + 200 300 क्वेश्चन आते हैं, 300 मार्क्स का होता है। तो ये साहब बोल रहे हैं कि जितना भी आप पीटी प्रीलिमिनरी टेस्ट के अंदर मार्क्स लेके आओगे, उसका 1/6 ही मानेंगे आपका। अब 300 में से 300 भी अगर हम ले आते हैं तो कितने मार्क्स हुए, अगर 1/6 ही मान रहे हैं तो 50 मार्क्स हुए। 300 का एग्जाम है, अब जितने भी स्कोर करोगे, मान लिया किसी ने 100% स्कोर कर दिया, तो 1/6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा इसमें, 50 मार्क्स ही हुए ये तो बेसिकली। हाँ। दिखने से क्या लग रहा था, तो 300 मार्क्स का है, यहां से ही आएगा सब कुछ, यही सिलेक्शन दिलवाएगा, बट ऐसा नहीं है, ये हमें समझ में आनी चाहिए बात। अब दूसरी बात क्या है, ये मार्क्स जितने भी आपके इंटरव्यू के अंदर आते हैं, आपका पिछले साल 100 मार्क्स का होता है, इस साल भी 100 मार्क्स का ही दिया इंटरव्यू। अब ये बोलने में 100 मार्क्स है, लेकिन असल में टोटल मार्क्स कितने हैं, रेलिवेंट टू दिस पीटी, जितने भी आपके मार्क्स आएंगे इंटरव्यू में, उसका 50/100, दैट इज 1/2। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने 100 ही स्कोर कर दिया, मान के चलिए 100 में से 100 स्कोर कर दिया, वाओ, तो इसको क्या करेंगे, 1/2 से डिवाइड कर देंगे। इसका कितना हुआ, इसका भी 50 मार्क्स हुआ। तो जो 100 मार्क्स का इंटरव्यू आपका बोला जा रहा है, वो भी 50 का ही बन रहा है। और जो 300 का पीटी बोला जा रहा है, जिसमें 100 जीके से हैं और 200 वेटनरी साइंस से, आपका कंसर्न सब्जेक्ट है जो, उससे, यानी कि टोटल 300 मार्क्स बोल रहे हैं, बट मार्क्स तो वो भी 50 ही है, डिवाइडेड बाय 6, सीधा अपना 50 आ रहा है वो। तो टोटल आपका जो एग्जाम हुआ वो कितने मार्क्स का हुआ असल में, जब मेरिट बनेगी, 50 + 50। ये 50 किसके हैं, पीटी के प्रीलिमिनरी टेस्ट के, और ये 50 ये आपका इंटरव्यू का है।
यूजुअली देखो ऐसा चीज होती है, जब इंटरव्यू को ज्यादा वो कर देते हैं, थोड़ा गड़बड़ होने की चांस ज्यादा रहती है। चलो उस गड़बड़ के बारे में बात नहीं करते हम, लेकिन मैं आपको ये बात क्लियर कर दे रहा हूं कि बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके इंटरव्यू के ऊपर, क्योंकि 50% तो यही है। अब बात ये आती है कि इंटरव्यू के ऊपर अगर डिपेंड करेगा सब कुछ, तो क्या ही करें फिर। इंटरव्यू में कोई ऐसा तो नहीं है कि वो अपने चचा का नाम पूछेंगे, वो भी वेटनरी साइंस से ही क्वेश्चन पूछेंगे, या फिर आपका गुजरात के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछेंगे। और जनरल नॉलेज में भी इंटरव्यू के टाइम पे मैं आपको बता दूं, कोई वो ये नहीं पूछेंगे आपके यहाँ पे एमपी कौन है, यूजुअली ऐसा नहीं होता है। उसमें भी ज्यादातर क्वेश्चन जो रहेंगे, ऐसा मत समझना कि वो पूरा आपका गुजरात का पूछने लग जाएंगे पॉलिटिक्स के बारे में या जियोग्राफी के बारे में। यूजुअली क्या होता है भाई, 10 अगर क्वेश्चन आपसे पूछते हैं तो उसमें से 7 क्वेश्चन आपके वेटनरी साइंस से ही रिलेटेड रहेंगे, वेटनरी साइंस से ही। और उस वेटनरी साइंस में भी आप एक जो बाकी के 3 क्वेश्चन पूछते हैं, हो सकता है 2 क्वेश्चन आपकी किस्मत खराब रही तो एमपी का इनाम पूछ लिया, बाकी के 1-2 क्वेश्चन भी क्या रहता है, आपका जनरल नॉलेज रिलेटेड टू वेटनरी साइंस ही पूछा जाता है, क्योंकि उनको लगाना तो डॉक्टर ही है, वहां पे पॉलिटिक्स तो नहीं करनी उन लोगों को। तो वहां पे भी आपकी जनरल नॉलेज भी वेटनरी साइंस के अंदर कितना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, एक आपसे पूछ लेंगे कि एक ब्रीड होती है, आजकल प्रधानमंत्री जी बड़ा दिख रहे हैं उस ब्रीड के साथ, और वो छोटी सी ब्रीड होती है, इतनी सी, तो बोलेंगे कि उस ब्रीड का नाम बता दो। देखा ही होगा आपने बेटा, ऐसे बोलेंगे, आपने देखा होगा। छोटी सी ब्रीड रहती है एक, पीएम साहब के साथ आजकल बड़ी फोटो खिंचवा रहे थे, पिछले पिछले साल वो बहुत फोटो खिंचवा रहे थे उसके साथ। क्या नाम है छोटी सी ब्रीड का, गाय की ब्रीड है, नाम नहीं बताया, बोलेंगे चलो यही बता दो कि कहां से है वो, कौन से स्टेट से है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जिसको हम जीके बोल देते हैं, बेसिकली है वो वेटनरी साइंस से ही है। तो उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको सब कुछ, फिर तो यूपीएससी कर लेंगे ना, फिर वीओ करने की क्या जरूरत है। तो इस तरह की इंटरव्यू में यूजुअली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूजुअली यही रहता है, ठीक है। जब तक कि कुछ उनको यही ना करना हो कि ये कैंडिडेट को हमें लेना ही नहीं है, उससे ऐसे क्वेश्चन पूछो। अगर वो सिनारियो आ जाता है तो फिर आप कहीं से ही पढ़ जाना, फिर उसका तो चांस कम ही होता है, ठीक है। बट जो मोस्ट प्रोबेबल थिंग है, जिसकी होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, हम उसके अकॉर्डिंग ही अपना प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहली बात आपको यह समझ में आया कि ये 50 + 50 क्या है, ये इंटरव्यू के मार्क्स हैं, 100 मार्क्स का रहता है। मल्टीप्लाई किससे करना है, 50/100 से, 1/2 से, यानी 50 ओवरऑल जो स्कोर बनेगा छोटे बच्चे की तरह 100 मार्क्स से बनेगा, जिसमें से 50 मार्क्स इंटरव्यू के रहेंगे और 50 मार्क्स आपके रहेंगे प्रीलिमिनरी टेस्ट के, जिसमें से 1/3 कहां से आ रहा है, जीके से, और 2/3 यहां पे आ रहा है आपका वेटनरी साइंस से। अब आपका 2/3 तो यहां पे कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग कंप्लीट करवा देंगे। और इसका भी आप मान के चलिए, अगर 4 हिस्सों में हम बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली 3/4 और 2/3 के बीच में लगभग लगभग तो जो हमारे टीचर हैं गुजरात से, अगर वो फ्री रहेंगे तो वो जीके भी स्टार्ट करा देंगे। बट अभी के लिए कुछ प्रोमिसिंग नहीं है, हमें सिर्फ वेटनरी साइंस लेने के लिए ही बोला गया है। बट क्योंकि बिना एग्जाम पैटर्न के सीधा सब्जेक्ट पढ़ने लगना, वो कोई बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती है, इसलिए मेरी मजबूरी थी कि मेरे को पूरा ये आपको बताना जरूरी था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वो 300 मार्क्स का मतलब 300 मार्क्स नहीं है। कितने मार्क्स है उसका मतलब, ओनली 50 मार्क्स है, जो ओवरऑल 100 में से आपको मार्क्स मिलेंगे। आप लोगों में से पहले भी किसी ने दिया है गुजरात का पेपर? हाँ जी, थोड़ा आंसर रिप्लाई थोड़ा जल्दी किया, अगर नहीं दिया है तो बोल दे कि नहीं दिया, दिया है तो थोड़ा सा मैं एक बार पूछना चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसा ही था क्या, ऐसा तो नहीं है कि दिया कुछ गलत बोल दिया मैंने। दिया है, मगर बिना पढ़े दिया है। बिना पढ़े तो देते ही है, कोई बात नहीं है। मतलब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपने जो एग्जाम दिया था, जो पैटर्न था, क्या ऐसा ही था पैटर्न जो मैंने बताया, ये थोड़ा अलग था उससे कुछ? ऐसा ही था। यही पैटर्न था, मतलब अपने को फोकस सभी जगह पे करना है। अभी हाँ। आपके जो सब्जेक्ट हैं, लगभग आपके 17 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से 17 मैंने आपका बताया वो रिसेंट एडवांसमेंट के बारे में पूछते हैं। अब एडवांसमेंट किसी एजीबी में कोई नई ब्रीड बना दी है, उससे रिलेटेड हो सकता है। एक्सटेंशन एजुकेशन में हम कोई भी सरकार ने नई स्कीम बताई है जिसमें किसानों का फायदा है, या कुछ वैक्सीनेशन इस तरीके से करना है, तो वो स्कीम्स जो रहेंगी वो भी यहाँ पे आ सकती हैं रिसेंट एडवांसमेंट के अंदर। या मिल्क मीट के अंदर, एलपीटी के अंदर कुछ ऐसी नई चीज है तो वो यहाँ पे आ सकती है कि कितना डाटा है, मिल्क कितना है, कितना प्रोडक्शन है, कौन सी रैंक है इंडिया की वर्ल्ड में।
मीट प्रोडक्शन में कितना रैंक है, एग कितने करते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चंस रहते हैं रिसेंट एडवांसमेंट में, वो इन सब्जेक्ट से ही आते हैं। कोई बायोकेमिस्ट्री से नहीं पूछेगा कि रिसेंट में कौन सा फार्मूला, नहीं, फिर अगर वो पूछेंगे तो फिर छोड़ देंगे हम, फिर एग्जाम देने का फायदा भी नहीं है, ठीक है। तो रिसेंट एडवांसमेंट वाला जो आपका 17 है सब्जेक्ट, इसको मैं 17 सब्जेक्ट मान रहा हूं, ठीक है। तो बचे कितने अपने वेटनरी साइंस से रिलेटेड, पूरा जो प्रॉपर सब्जेक्ट में है वो 16 सब्जेक्ट है। अब उनमें से भी आप पूछें कि इंपॉर्टेंट क्या है, देखो कोई एज सच इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि भाई, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि जो एग्जाम बना रहा है ना उस टाइम पे बैठ के, वो कौन से डिपार्टमेंट से है। कई बार वो पैरासिटोलॉजी के नाम पे एक टॉपिक दे देंगे और पैरासिटोलॉजी से ही पूरा पेपर बना देंगे। अब अगर ऐसा भी हो जाए तो फिर मतलब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन हम वो बेवकूफी नहीं करेंगे कि हमें लग रहा है कि कोई टीचर पैरासिटोलॉजी के पेपर बना रहे हैं, वही सब्जेक्ट पढ़े जा रहे हैं, बाकी नहीं पढ़ रहे। हम तो ये मान के चलेंगे हमें सब कुछ पढ़ना है, और एक उसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार अलग वीओ एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, अलग अलग स्टेट के, और आपके गुजरात वीओ एग्जाम के अंदर भी पूछा गया है, तो वो क्वेश्चंस, तो जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, वी विल मेक श्योर कि सारे स्टेट के वीओ एग्जाम के जो क्वेश्चन है, जो एमसीक्यूज आते हैं, वो लगभग लगभग आप 70 to 90% के बीच में कहीं ना कहीं ठीक कर पाए। वही हमारा तरीका रहेगा। क्योंकि देखिए, आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी, सिलेक्शन अगर आपको लेना है, आप सिलेक्ट होना चाहते हैं, तो उसका एक तरीका होता है। आपकी सोच को पॉजिटिव बनाने के लिए बोल रहा हूं ये बात, कि आपको 100% मार्क्स नहीं लाने होते उसमें, पता सबको ही है, लेकिन हम सोचते नहीं उस बारे में। हमारे जो आसपास लोग होते हैं उनसे अच्छा परफॉर्म करना होता है। अभी चाहे आपके 20% भी आएंगे तो चलेगा, वैसे 15% बोला पीटी में लेने हैं, बाकियों के आपसे 2-2% नीचे होने चाहिए। अब होगा क्या, जो बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेगा, इतना मैं लिख के दे देता हूं कि वो 4 सब्जेक्ट से ज्यादा कंप्लीट नहीं कर पाएगा। 4 ही सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे उसके फिर एग्जाम तक, और 4 सब्जेक्ट में उसने कितना भी अच्छा पढ़ा हो, कितना भी अच्छा वो एग्जाम दे के आ जाए, अगर किसी ने सुपरफिशियली जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है सभी सब्जेक्ट से पढ़ा है, तो मोस्ट प्रोबेबली उसके उससे डबल या ट्रिपल मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि मई जून के अंदर तो एग्जाम हो ही जाएगा आपका। मई टू जून लिखा हुआ है, कुछ ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया गुजरात में, उन्होंने मई टू जून ही लिखा है। और उसके बाद जब इंटरव्यू होगा विद इन 10 डेज आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है जी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट जो मुझे लगता है जन स्टैंडर्ड सभी स्टेट्स के लिए हो जाता है, गुजरात के लिए भी स्पेशली, बट क्योंकि हर साल वो चेंज करते रहते हैं, कोई ये ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल वो क्या बोलते हैं लकीर नहीं खींच रहा हूं कि मैं यही आएंगे, बट हाँ एक कुछ तो अपने को लेके चलना पड़ेगा ना कि कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है। अगर आपको लगे कि नहीं सर यहां से भी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो आप बता सकते हैं, ठीक है। एनिमल न्यूट्रिशन, मेडिसिन, सर्जरी एंड रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, ये 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने भी एग्जाम दिया था पिछली बार, आपको क्या लगता है, कुछ याद है कि कौन से सब्जेक्ट से कुछ ऐसा था कि उस सब्जेक्ट से कुछ ज्यादा क्वेश्चन आ गए हैं, या फिर न्यूट्रिशन में से ज्यादा आए? एनिमल न्यूट्रिशन से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं? ठीक है, मतलब न्यूट्रिशन तो नंबर 1 पे रहता ही है, कोई भी स्टेट हो उसकी हमेशा ना अच्छी बात क्या है न्यूट्रिशन की, एनिमल न्यूट्रिशन से क्वेश्चन बहुत ही आसान बनते हैं, सीधे के सीधे फैक्ट आते हैं बिल्कुल। और वही डिसीज आपको किस डेफिशिएंसी से हो रहा है, ये किस में मिलता है, ये एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर किस में मिलता है, वो सारी चीजें है ना ऐसी होती हैं, बिल्कुल टू द फैक्ट होती हैं, और आपका 10 सेकंड में आंसर चला जाता है उसका। अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो मैं फिर से बता देता हूं, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 100 मिनट्स नहीं है। कितने मिनट है आप लोगों के पास? 60 मिनट्स। तो 180 मिनट्स में आपको 300 क्वेश्चन करने हैं सोल्व, तो आपको 1 मिनट भी नहीं मिल रही है, 40-50 सेकंड मुश्किल से, 40 मान के चलो आप, 40 सेकंड ही मिलेंगे आपको, तो बहुत ज्यादा तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो जो आता है उसको करके निकलेंगे, नहीं आता तो उसको छोड़ देंगे, स्टार्टिंग में कंफ्यूज नहीं होना है। क्या आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है? हाँ होती है। कितने मार्क्स की रहती है? 1/4 रहता है, 1/3 रहता है? वो 1/3 से 1/3 रहता है, 1 मार्क का 1/3 हो जाएगा वो, ठीक है। नहीं। क्वेश्चंस भी इतने ज्यादा करते हैं आप लोगों को। चलिए, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हम बता चुके हैं। मोस्ट प्रोबेबली देखिए, वेटनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी है, ये मैं आपका सब्जेक्ट मैं लूंगा। गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स जो है ये भी मैं ही लूंगा। मेडिसिन का देखते हैं क्या रहेंगे, अगर मैं आईसीआर में बिजी नहीं रहा तो देखते हैं। एनिमल न्यूट्रिशन का या तो मैं लूंगा या डॉक्टर अजरा ले लेंगे, ठीक है।
काफी सारे टीचर हैं हमारे पास जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, सभी अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, इसलिए हम बहुत ज्यादा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, अब चाहूं तो मैं सभी पढ़ा सकता हूं बट उसका फायदा नहीं है। हम जिस चीज में एक्सपर्टी है हमारी, जिस चीज को हम 3-4 बार पढ़ा चुके हैं, तो वो थोड़ा बेटर रहेगा। बट फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर हमें तो उनका समझ में आ रहा है, हम उनसे पढ़ेंगे आपसे नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी टीचर से आप बोल सकते हैं, तो हम ट्राई करेंगे एडजस्ट कर दें। ठीक है जी, तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे आसान और सबसे प्यारा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट कई बार यहां से भी क्वेश्चन आते हैं तो ज्यादा निकल जाते हैं, वेटनरी गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। क्योंकि छोटा सब्जेक्ट है, इसको थोड़ा जल्दी भी खत्म कर सकते हैं। छोटे का मतलब ये नहीं है कि ये 2 दिन में खत्म हो जाएगा, ट्राई करेंगे कि आपको बिल्कुल क्लास में ही याद करवाएं सब कुछ, और उसके बाद आप किसी भी स्टेट के जाकर के क्वेश्चन सोल्व करना। मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि आप 80 to 90% कोई भी एग्जाम कहीं का कुछ भी उठा लेना, यहां से आपका सोल्व हो जाएगा, और विद इन 4 to 5 डेज एट मैक्स, मैं बता रहा हूं विद इन 5 डेज हम इस सब्जेक्ट को कंप्लीट भी कर देंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको बस फोकस करके क्लास में बैठना है। जब मैं आपसे कुछ पूछूं तो आपको ट्राई करना है कि आप उसका आंसर दें, तभी क्लास का फायदा लगेगा। अदरवाइज तो मैं आपको पीपीटी शेयर कर देता हूं, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो उसका क्या बेटर तरीका क्या रहेगा, जैसे ही मैं क्वेश्चन करूं आपको इतना एक्टिव और अलर्ट रहना है, तुरंत उसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, मुझे ऐसा ना लगे कि सामने वाले या तो ध्यान नहीं दे रहे हैं या फिर उनको बोरियत हो रही है, क्योंकि फिर मेरे को भी बोरियत होना स्टार्ट हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं फिर। एनिमल रिप्रोडक्शन, इसमें हम गायनेकोलॉजी जो है ये स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं वेटनरी गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी तो ह्यूमंस में भी होता है ना, तो इसलिए वेटनरी गायनेकोलॉजी लगा दिया है यहाँ पे। तो गायनेकोलॉजी का मतलब क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? डिसीज की स्टडी करना। डिसीज की स्टडी करना, कौन से डिसीज की? जो सेक्स ऑर्गन्स के अंदर मिलते हैं, उन डिसीज का प्रिवेंशन करना और उनका ट्रीटमेंट करना। मतलब कोई भी डिसीज हो सकती है जो हमें लगता है, उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करना, और उसका अगर हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट करना। बट दैट डिसीज शुड बी रिलेटेड टू फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, इसी को हम पैथोफिजियोलॉजी भी बोल देते हैं। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब क्या हुआ? पैथो का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ डिसीज इसको बोल देते हैं। और फिजियोलॉजी का मतलब जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है बॉडी की, उन नॉर्मल फंक्शनिंग को पढ़ना समझना, दैट इज फिजियोलॉजी। अब डिसीज का मतलब क्या होता है? जो नॉर्मल बॉडी की फंक्शनिंग है वो नॉर्मल नहीं है, वो एबनॉर्मल हो जाती है, तभी तो उसको डिसीज बोल रहे हैं। अगर किसी को नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं पता होगा तो वो कैसे बता सकता है कि इस डिसीज की वजह से ये एबनॉर्मेलिटी आ रही है? तो नॉर्मल का पता होना जरूरी है ये बताने के लिए कि ये एबनॉर्मल है। तो फिजियोलॉजी का पता होना बॉडी की जरूरी है कि फिजियोलॉजिकल फंक्शन, अपनी बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शन है वो कैसे होते हैं, तभी जाकर के हम बता पाएंगे कि ये नॉर्मल फंक्शन नहीं हो पा रहे हैं इस डिसीज की वजह से। तो वो जो स्टडी ऑफ डिसीज है दैट इज पैथोलॉजी। और जो फिजियोलॉजी के साथ हम पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसमें नॉर्मल फंक्शन का भी पता होना चाहिए। तो बेसिकली हम वेटनरी गायनेकोलॉजी में पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं, स्टडी ऑफ डिसीज, और जो नॉर्मल फंक्शन रहते हैं उन ऑर्गन्स के, उनकी फंक्शनिंग देखते हैं। ठीक है जी। वेटनरी ऑब्स्टेट्रिक्स क्या रहता है? ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब हम फीमेल एनिमल की केयर करते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और पार्चुरेशन से पहले, बिफोर द पार्चुरेशन और आफ्टर द पार्चुरेशन। इस टोटल केयर को क्या बोला जाता है? वेटनरी ऑब्स्टेट्रिक बोला जाता है। इसके टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम उसका सॉल्यूशन कर सकें। वी आर टेकिंग केयर ऑफ द एनिमल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, बिफोर पार्चुरेशन एंड आफ्टर द पार्चुरेशन। ये तीन ही चीज हुई, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, बिफोर एंड आफ्टर द पार्चुरेशन। ये बहुत ही कॉमन टर्म है, ये तो बेसिक आना चाहिए। ऐसा ना हो कि यहां से क्वेश्चन आ जाए फिर अगर वो छोड़ दोगे तो फिर कितना भी अच्छा पढ़ाओ, फिर है ना कॉन्फिडेंस बिल्कुल यूं चला जाएगा। तो 2-3 स्लाइड, 1-2 स्लाइड ऐसा रहता है जिससे बेसिक क्लियर करते हैं, उसके बाद सीधा फैक्ट वाले पे जाएंगे हम, और ट्राई करेंगे फैक्ट को अच्छे से याद करें, ताकि ये ना लगे कि सीधा वो रटना पड़ रहा है, ऐसा नहीं लगने देंगे। ठीक है, थेरियोजोनोलॉजी में क्या बोलना चाह रहे हैं? ऑब्स्टेट्रिक्स भी पढ़ेंगे यहाँ पे, गायनेकोलॉजी भी पढ़ेंगे और एंड्रोलॉजी भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें थेरियोजेनोलॉजी में मतलब जो हमने सबसे पहला देखा गायनेकोलॉजी, स्टडी किसकी? डिसीज की। कौन सी डिसीज की? दैट आर रिलेटेड टू फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। दूसरा हमने पढ़ा ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स मतलब
केयर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, बिफोर एंड आफ्टर पार्चुरेशन। और थीरियोजेनोलॉजी में ये दोनों तो पढ़ ही रहे हैं, क्या दोनों, गायनेकोलॉजी और ओब्स्टेट्रिक्स, और साथ के साथ एंड्रोलॉजी भी देख रहे हैं। तो ये तीनों चीजें जो हम पढ़ते हैं तो वी कॉल इट थीरियोजेनोलॉजी। ठीक है साहब। चलिए अब डेवलपमेंट ऑफ फीमेल जेनेटेलिया पढ़ेंगे हम, किससे क्या डेवलप होता है, बट उससे पहले मैं आपको थोड़ी बेसिक चीजें बता देता हूं। जब जनरेटिव ऑर्गन की बात आती है तो फीमेल में क्या रहता है, ओवरीज। क्यों बोलते हैं इसको जनरेटिव ऑर्गन, क्योंकि इससे इसके अंदर फोलिकल रहता है, उसके अंदर ओवम रहता है, वो ओवुलेशन के टाइम पे ओवा जाता है तो मेल स्पर्म के साथ मिलता है, उसके बाद फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, आगे जाके प्रोजेनी चलती है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज जनरेटिव ऑर्गन, क्योंकि जनरेट करता है, आगे प्रोजेनी को बढ़ाने में हेल्प करता है। ठीक है जी। जनरेट क्या करता है बेसिकली, अगर एक वर्ड में बोले तो oocyte जनरेट कर रहा है ये। ठीक है साहब। उसके बाद होता है ट्यूबुलर जेनेटेलिया, यानी कि वो जेनेटेलिया दैट इज रिलेटेड टू द सेक्सुअल ऑर्गन, उसी की बात कर रहे हैं, जो कि ट्यूबुलर है, मतलब ट्यूब लाइक है। अब आप भी समझ सकते हैं ट्यूब लाइक क्या हो सकता है। ओवरी के बाद क्या रहता है, ओवरी को तो हमने बोल दिया जनरेटिव ऑर्गन है, ओवरी के बाद ओविडक्ट, क्या ट्यूबुलर है वो, बिल्कुल ट्यूबुलर है। ओविडक्ट के बाद क्या आता है, हॉर्न, यूट्रस हॉर्न। हॉर्न आता है, हॉर्न भी ट्यूबुलर होता है। हॉर्न के बाद क्या आएगा, हॉर्न के बाद सर्विक्स आ जाएगा। मतलब अंदर से बाहर निकल रहे हैं बेसिकली, ये समझो आप। ओवरी जनरेटिव ऑर्गन बोला, ओवरी से क्या अटैच है, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, फिर उससे यूटेराइन हॉर्न, और फिर उसके बाद सर्विक्स, यूट्रस, उसके बाद सर्विक्स, उसके बाद वेजाइना, उसके बाद फिर एक्टर्नल जेनिटलिया आ जाएगा। अब वेजाइना तक तो सारा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर चल रहा है ना। यस। उसके बाद जो एक्टर्नल जेनिटलिया वल्वा आ जाएगा, वेस्टिब्यूल आ जाएगा, वो क्या है, वो ट्यूबुलर तो नहीं है। जो वल्वर लिप्स रहते हैं वो ट्यूबुलर थोड़ा ना होते हैं, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थोड़ा ना है, वो तो बाहर चले जाते हैं। ठीक है, बट हमने पूरा अंदर से बाहर तक पढ़ लिया, जिसमें हमने बोला सबसे पहला ओवरी इज अ जनरेटिव ऑर्गन। ट्यूबुलर जेनेटेलिया क्या है, ओवरी के बाद क्या आएगा, ओविडक्ट, फिर यूटेराइन हॉर्न, फिर सर्विक्स, इवन वेजाइना भी हम ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अंदर बोल सकते हैं। ठीक है साहब। बट ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना, एक्सटर्नल जेनाइटल वाला, इसमें क्या आएगा, वल्वा आ जाएगा और वेस्टिब्यूल आ जाएगा। ये यूजुअली हम इनको ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कंसीडर नहीं करते हैं, वेजाइना तक हम ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इसको कंसीडर कर सकते हैं। एक आइडिया हुआ कि कहां से क्या पढ़ रहे हैं। हाँ सर आइडिया तो हो गया, ये तो पता ही है हमें, बट थोड़ा डायग्राम हो जाता तो रिवाइज हो जाता। चलो डायग्राम भी दिखा दें। ये डायग्राम आपका ये है, थोड़ा आसानी है समझने के लिए, ये थोड़ा प्रैक्टिकल डायग्राम है, जिन लोगों ने देखा होगा उनको वो भी समझ में आ जाएगा। तो सिंपली क्या है, ये ओवरी है, उसके बाद ये ओविडक्ट है जिसको हम फैलोपियन ट्यूब बोल देते हैं, उसके बाद यूटेराइन हॉर्न है, उसके बाद आपका यूट्रस है, फिर सर्विक्स है, एंड देन वेजाइना है। ठीक है, और उसके बाद एक्सटर्नल जेनेटेलिया में क्या आया, वल्वा आया और एक वेस्टिब्यूल आया। ये ट्यूबुलर नहीं होते हैं, वेजाइना भी ट्यूबुलर है, सर्विक्स भी ट्यूबुलर है, और यूट्रस भी ट्यूबुलर है, हॉर्न भी ट्यूबुलर है, ये भी ट्यूबुलर है। ओवरी क्या है, ये जनरेटिव ऑर्गन है। ठीक है, अभी तक आसान लग रहा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान ही लगेगा आखिरी तक, डोंट वरी, और क्वेश्चन भी निकलेंगे सारे। ये थोड़ा प्रैक्टिकल यहाँ पे दिखाया गया है, यूटेराइन हॉर्न दिखाए गए हैं दो, उसके बाद ये यूट्रस बॉडी आ जाती है आपकी, इसके बाद यहाँ पे क्या मिलेगा इस वाले पोर्शन में, यूट्रस के बाद सर्विक्स मिल जाएगा, फिर आगे वेजाइना, उसके बाद एक्सटर्नल जेनेटेलिया हो जाएगा। ठीक है साहब। अच्छा मेरे को एक बात बताएं, यहाँ पे ये ओवरी हमें दिख रही है, ये ओवरी जो ओवुलेशन करेगी, इसके अंदर फॉलिकल्स होते हैं ना ओवरी के अंदर, वो क्या करते हैं, ओवुलेट करते हैं तो ओवम बाहर निकल जाता है। अब वो जो ओवम बाहर निकलता है, क्या वो पेरिटोनियल कैविटी या एब्डोमिनल कैविटी में आ जाएगा, या फिर ये फैलोपियन ट्यूब में जाएगा सीधा, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। फैलोपियन ट्यूब में जाएगा सीधा, क्या एब्डोमिनल कैविटी में नहीं आएगा क्या, नहीं जाएगा। देखिए पहले ये पेरिटोनियल कैविटी में ही आता है, कुछ डायग्राम में दिखता भी होगा आप लोगों को, होता होगा कि यार ये इतना गैप क्यों करते हैं, सीधा इसके अंदर ही रख दो ना। कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जिनके अंदर क्लोज्ड बर्सा होता है। क्लोज्ड बर्सा का मतलब क्या होता है, बर्सा बेसिकली एक पेरिटोनियल फोल्ड से ही बनता है, एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर होता है, जो कि डॉग, कैट, रोडेंट्स, इन स्पीसीज के अंदर मिलता है। डॉग, कैट और रोडेंट्स के अंदर ये मिलता है, और उस बर्सा का काम क्या होता है, ये ओवरी से अटैच होता है और उसको इनक्लोज करता है, पूरा ओविडक्ट तक लेके आता है। तो सबसे पहले बर्सा में जाएगा, बर्सा के बाद फिर फैलोपियन ट्यूब में। अभी आप बोलोगे लेकिन आपने तो बोला था पेरिटोनियल कैविटी में जाएगा। हाँ मैंने बोला था,
वो ओपन वर्सा वाली स्पीसीज है। वो कौन सी होती हैं? कैटल, बफेलो, मेयर्स। इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर ये जो वर्सा है ये इतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता है, आप मान के चलिए होता ही नहीं उनके अंदर। तो वो क्या करेंगी, ओवरी से वो, वर्सा तो नहीं है, पूरी कवरिंग नहीं है, तो पूरी कवरिंग के अंदर जाकर के पूरा ओविडक्ट में नहीं जाएगा, तो कहां जाएगा? पेरिटोनियल कैविटी, या बोल दीजिए एब्डोमिनल कैविटी में ही जाएगा। सबसे पहले एब्डोमेन में ही होती है ओवरी, वहां पे ही जाएगा। तो वहां से कौन उठा करके उसको ओविडक्ट के अंदर डालने का काम करेगा इन कैटल, बफेलो और मेयर्स के अंदर? कौन सी स्ट्रक्चर होती है जो उसको खींच लेती है ऐसे? अभी तक तो याद आ गया होगा, ऐसे भी कर रहा हूं मैं। ये आप लोग जो आंसर करेंगे, मेरा जो लेक्चर रहेगा उसकी स्पीड जो रहेगी, उसमें मेरे को कितना डिटेल में करवाना है वो आपके आंसर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। ये तो बहुत ही बेसिक सा मैं पूछ रहा हूं आपसे। एफ से नाम स्टार्ट होता है उसका, फिम्ब्रियाई हम उसको बोल देते हैं, इम्ब्री। है ना? फिम्ब्री उसको बोल देते हैं, जो फिम्ब्री रहती हैं, जो भी एब्डोमिनल पेरिटोनियल कैविटी में ओवा सिक्रेट होता है ओवरी से, उसको वो ले आता है। कौन सी स्पीसीज में? जो ओपन वर्सा वाले रहते हैं, मतलब वर्सा ओपन है, उसमें है ही नहीं मतलब बेसिकली। और क्लोज्ड बर्सा किसमें रहता है? पूरा डेवलप्ड अच्छे से, जिसमें ओवरी के साथ अटैच होता है, पूरा वहां पे गया ओवम, और वो पूरा ओविडक्ट से सीधा अटैच है। किन स्पीसीज के अंदर होता है क्लोज्ड बर्सा? पूरा बिल्कुल इनकैप्सुलेटेड, क्लोज्ड। डॉग, कैट एंड कैनाइन। रैबिट। परफेक्ट, कैनाइंस के अंदर होता है, परफेक्ट। कैटल, बफेलो एंड इसके अंदर, मेयर्स के अंदर ओपन पर। ओपन बरसा रहता है, मतलब है ही नहीं, ओपन है वो बरसा, मतलब जो कवरिंग है वो है ही नहीं, है नहीं तो मतलब बरसा है ही नहीं उसमें, लेस डेवलप्ड मान सकते हैं आप। उसमें कैसे जाएगा फिर ओवम अंदर? फिमरी में कलेक्ट होगा और वहां से जाएगा। परफेक्ट, फिम्ब्रेई उसको कलेक्ट कर लेंगे। अब क्या डॉग एंड कैट में फिम्ब्रेई एब्सेंट होता है क्या? एब्सेंट नहीं होता है, बट बहुत ही लेस प्रोमिनेंट होता है, मतलब लेस प्रोमिनेंट है काफी, क्योंकि उसका मेन फंक्शन कौन कर रहा है? क्लोज बर्सा। क्लोज बरसा कर रहे हैं उनका। ठीक है सर, थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसमें। ये डायग्राम ध्यान से देखिएगा, आगे भी काम आएगा, क्योंकि मैं डायग्राम से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि फिर थ्योरी पढ़ेंगे ना, तो डायग्राम से कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पाएंगे उसको। डायरेक्टली सीधा थ्योरी स्टार्ट कर देंगे तो फिर वो रिलेट नहीं हो पाती है। अभी ये जो आप देख रहे हैं, ये वल्वा है, ये वाला पोर्शन फिर वेजाइना का आ जाएगा। ये पूरा ही पोर्शन, सॉरी यहां तक लगा दिया मैंने, ये आगे तक जितना भी दिख रहा है ये पोर्शन पूरा वेजाइना का आ जाएगा। उसके बाद क्या आता है? ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये क्या है? सर्विस। ये सर्विक्स। सर्विस। सर्विक्स। में कौन सी रिंग मिलती है, क्या नाम बोल देते हैं इनका? रिंग एन्युलर। टाइप। वेरी गुड, एनुलर रिंग इनको बोलते हैं। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये अंदर की तरफ गया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? ऊपर भी गया हुआ है थोड़ा सा, और नीचे भी गया हुआ है ऐसे, इसको फोर्निक्स बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको फोर्निक्स बोल देते हैं। तो समझ जाओगे आपको, अगर कोई ऐसे पूछे कि सर्विक्स का जो पोर्शन रहता है पेरिफेरी के ऊपर, वो थोड़ा इनसाइड की तरफ रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? फोर्निक्स बोलते हैं साहब। अगर कोई आपसे पूछे कि ये बताओ, ये डायरेक्ट जो ये ओपनिंग है सर्विक्स की, जहां से हम एआई करते हैं, उसका क्या नाम होता है? एक्सटर्नल ओस। और जो अंदर की तरफ रहता है ओपनिंग, वो इंटरनल ओस। इंटरनल। वेरी गुड, इंटरनल ओस होता है। ठीक है, मतलब अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखो, ये थोड़ा डोर्सो वेंट्रल उसमें, डोर्सल उसमें दिखा दिया है ये ऐसे बिल्कुल प्रॉपर। ये वाला पोर्शन क्या है? ये सर्विक्स। सर्विक्स वाला पोर्शन। सर्विक्स। ये फिर आगे आपका यूटेराइन बॉडी स्टार्ट हो जाएगी, फिर ये यूटेराइन हॉर्न चले जाएंगे, उसके बाद आपको हम पढ़ चुके हैं। ठीक है साहब। अब एक बात बताएं, ये जो आपको ब्राउन पोर्शन दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये क्या है? रेक्टम। रेक्टम। रेक्टम है। तो हम क्या, जब एआई करते हैं तो ग्लव्ड हैंड जो रहता है रेक्टम के अंदर ही डालते हैं, उसके बाद यस। क्या करते हैं? ऐसे इसी से। हम सर्विक्स को फील करते हैं। कैसे फील करेंगे सर्विक्स को? उसके अंदर एनुलर रिंग है, अभी हमने बात करी। उसके बाद क्या करेंगे? जो वजाइना वाला पार्ट है उसके थ्रू एआई को अंदर डाल देंगे। उसके बाद हमें ये यहां पे लेयर है पूरी, ये रेक्टम वाली लेयर है जो सेपरेट कर रही है इसको, रेक्टम को और वेजाइना वाले पोर्शन को, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, ये लेयर जा रही है वो वाली। ठीक है, अब एक हाथ तो इसके ऊपर आप यहां पे अज्यूम कर लो, यहां पे लेयर है। ठीक है, अब ग्लव्ड हैंड यहां पे डाला हुआ है, सर्विक्स को हम यहां से चेक कर सकते हैं, क्या फील होगा? एनुलर रिंग।
उसके बाद हमने एआई गन जो है उसको वेजाइना के थ्रू पैसे से ले जाते चले गए, उसके बाद वो स्टॉप हो चुका है। क्यों स्टॉप हुआ वो कोई बताएगा? फोनिक्स। फोरनिक्स की वजह से, या आप सीधा बोल दीजिए सर्विक्स की वजह से, क्योंकि सर्विक्स की ओपनिंग नहीं मिल पाई। तो मैं इस हैंड से इसको कैसे गाइड करूंगा, एआई गन को कैसे गाइड कर सकता हूं? मैं इस हैंड से फील करूंगा कि फोरनिक्स कहां पे है, ठीक है, वो फील हो जाएगा फोरनिक्स मेरे को। अब उसके बाद एआई गन को फोरनिक्स में लेके आऊंगा पहले। अब मेरे को थंब से मेरे को फील हो पा रही है कि मेरी एआई गन फोरनिक्स पे आ चुकी है, यानी कि इस ऊपर वाले हिस्से पे एआई गन आ चुकी है, और मैं यहां से थंब के साथ उसको फील कर रहा हूं कि हाँ एआई गन यहां पे है। उसके बाद मेरे को पता है कि मेरे को बिल्कुल सेंटर में लेके जाना है, एआई गन को थोड़ा पीछे करके थोड़ा नीचे ले जाके उस ओपनिंग में थोड़ा ऊपर नीचे ट्राई करेंगे कि वो अंदर तक जा सके। अब ये अंदर किस कंडीशन में जा सकती है? एक्सटर्नल ओस जो है सर्विक्स का कब ओपन मिलेगा? स्ट्रेस। जब हीट में होगा एनिमल, तभी होगा। अब कोई जाके करने लग जाए और बोले कि सर आपकी बात तो बिल्कुल झूठी है, अरे हीट में भी होना चाहिए उसके लिए एनिमल, स्ट्रेस में होना चाहिए, तभी हम एआई करते हैं, ठीक है साहब। अब नेक्स्ट डायग्राम में देख लेते हैं, जो मैंने आपको बताया था कैसे कर रहे हैं, वो और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ये देखिए, ये ऐसे ही कर रहे हैं, रेक्टम के थ्रू ग्लव्ड हैंड गया है, उसके बाद इसको एआई गन है, और ये फोरनिक्स पे ले जा करके थंब से फील कर पा रहे हैं कि हाँ फोरनिक्स पे जा चुकी है। उसके बाद उसको पीछे करके वो डायरेक्शन दे सकते हैं, उसको डायरेक्ट कर सकते हैं इनटू द एक्सटर्नल ओस। एक्सटर्नल ओस से फिर इंटरनल ओस की तरफ वो एआई को ले जा सकते हैं। उसके बाद प्रेस करके इंटरनल ओस के बाद क्या मिलता है? यूट्रस। है ना, यूट्रस मिलता है। कुछ स्पीसीज के अंदर ये हॉर्न के अंदर भी डालना पड़ता है डायरेक्ट। चलिए, अभी अपना क्या है कि बेसिक सा एक समझ रहे हैं, ताकि हमारे सीधा फैक्ट आने लगे तो अपने हम रिलेट कर पाए उन चीजों को। चलिए, अब वेस्टिब्यूल किसी को नहीं समझ में आता है तो आप ये समझ लीजिए, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, ये वाला पोर्शन वेस्टिब्यूल का है। तो ये बेसिकली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का भी पार्ट हुआ, और ये जो यूरिनरी सिस्टम है कहीं ना कहीं ये भी इसको भी यूरिन भी यहां से होके जाता है। तो बेसिकली ये आपका हुआ वेस्टिब्यूल। ये इसलिए बता दिया क्योंकि नाम बहुत बार आता है, कई बार भूल जाते हैं हम कि वेस्टिब्यूल क्या होता है। यहाँ पे मैंने प्रैक्टिकली आपको बता दिया, दिखा दिया, ये आपका वेस्टिब्यूल है। उसके बाहर ये वल्वर लिप्स बन जाते हैं बाहर जाके। चलिए, अब एम्ब्रियोनिक ओरिजिन देखते हैं। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो कौन सी डक्ट से जनरेट होते हैं, मीजो से कि पैरामीजो से? आप इसको अगर किसी को कंफ्यूजन रहता हो तो इसको हमेशा के लिए अभी याद कर लो, ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आज के बाद। एम फॉर मीजो नेफ्रिक स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो वो मेल के अंदर मिलेगी, मेल वाले पार्ट्स बना रही होगी। पैरामीजो मेल की बनाती है, बट अभी मैं बात करने वाला हूं मीजो नेफ्रिक डक्ट रिलेटेड टू एम फॉर मीजो, एम फॉर मेल। और मेल क्या होते हैं? वोल्फ होते हैं। आप ऐसे समझ लो इसको, इस बात को याद रख लेना, आपका कभी कोई क्वेश्चन यहां से गलत नहीं होगा। इसको कैसे भी कुछ भी घुमा के वो दे दें, आपको गलत नहीं होगा। मीजो मेल, और मेल वोल्फियन डक्ट, वोल्फियन डक्ट से मीजोनेफ्रिक डक्ट। अब ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। मेल क्या होते हैं? भेड़िए होते हैं, वोल्फ होते हैं। जैसे जिसको याद करना है आप वैसे याद करो, बट एक लाइन आपको ये याद रही ना, तो फीमेल का दे पैरामीजो, या फिर मुलेरियन डक्ट बोल दे, या फीमेल के अंदर मुलेरियन होती है कि पैरा, कुछ भी बोल दे, वो नहीं सब मतलब आपको क्लियर हो जाएगा। तो याद कैसे रखना है? मीजो मतलब एम से स्टार्ट होना चाहिए। अब पैरामीजो में भी एम तो आ ही रहा है, बट स्टार्टिंग कहां से हो रही है? पी से हो रही है उसकी। तो मीजो मतलब मेल, और मेल मतलब वोल्फ, मतलब वोल्फियन डक्ट। तो ये तीन वर्ड आपने एक साथ याद कर लेना है, मीजोनेफ्रिक डक्ट, मेल, वोल्फियन डक्ट। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? गायनेकोलॉजी पढ़ रहे हैं। अब साहब उसके लिए तो पैरामीजोनेफ्रिक करनी पड़ेगी, तो क्या प्रॉब्लम है? पैरामीजोनेफ्रिक में क्या होगा? मेल हो जाएगा। डक्ट कौन सी रहेगी? मुलेरियन डक्ट रहेगी उसके अंदर। क्या रहेगी? मुलेरियन डक्ट रहेगी। अब ये तो बेयर मिनिमम है, ये आपको रटना पड़ेगा। और अभी अगर आप सोचें अभी थोड़ा दिमाग काम नहीं कर रहा है, पढ़ेंगे, फिर वो एग्जाम बाद ही पढ़ा जाएगा फिर, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम नहीं है। तो इस चीज का आप प्लीज मेक श्योर करो कि अभी के अभी याद कर लो सब कुछ। बस ये समझ लो आखिरी टाइम चल रहा है, इसके बाद रिवीजन नहीं होगा इसका। तो साथ के साथ कोशिश करो, याद करते रहो। बट डोंट वरी, जैसे जैसे आप नेक्स्ट लेक्चर में भी हम आएंगे तो मैं ये अपने आप ही रिवाइज करवाता रहूंगा आपके। ओवरीज, उसके बाद क्या आता है? ओविडक्ट, फिर यूट्रस, फिर सर्विक्स, एंड उसके बाद आती है वेजाइना। बट वेजाइना में भी मैं बोल रहा हूं क्रेनियल पोर्शन ऑफ द वेजाइना। क्या बोला मैंने? ओवरी, ओविडक्ट,
यूटेराइन होर्न, यूट्रस, सर्विक्स और क्रेनियल पोर्शन ऑफ द वेजाइना। ठीक है, तो ये किससे बनेंगे? ये सारे पार्ट पैरामेजोनेफ्रिक डक्ट से। इसको क्या बोलते हैं? क्या इसको वोल्फियन डक्ट बोलते हैं क्या पैरामेजोनेफ्रिक डक्ट को? मुलेरियन डक्ट। मुलेरियन डक्ट बोलते हैं। वेरी गुड। अब ये वल्वा पोर्शन हुआ जो वेस्टिब्यूल हुआ, और क्या बचा? कोडल पोर्शन ऑफ द वेजाइना, जो कोडल पोर्शन है। तो बेसिकली कोडल पोर्शन ऑफ वेजाइना, फिर वेस्टिब्यूल और फिर वल्वा, ये तीनों यूरोजेनाइटल साइनस से बनते हैं। अब ये बेर मिनिमम है, यहां से इसी स्लाइड से पता नहीं कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। सुनने में सिंपल लग रहा होगा सर, इतना भी क्या इंपॉर्टेंट है? अब इंपॉर्टेंट तो ठीक है जो भी है, बट एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन धड़ाधड़ बन चुके हैं, छोटी सी स्लाइड से बहुत बार पूछे जा चुके हैं अलग अलग जगह पे। फिर से एक बार कर लेते हैं इसको। मीजोनेफ्रिक डक्ट, मीजो मतलब मेल मतलब वोल्फ, और पैरा अगर आ जाता है, पैरामीजो आ जाता है तो फिर फीमेल मतलब मुलेरियन डक्ट। पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट से क्या क्या बनेगा? सबसे पहले बोलते चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बोलो मैं बोलूं उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रिवाइज ही कर रहे हैं। सबसे पहले क्या क्या बनेगा अपना? पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट से क्या बन रहा है? ओवरीज, ठीक है, ओविडक्ट, यूट्रस एंड ओविडक्ट, ऑफ वजाइना। क्रेनियल, परफेक्ट। कोडल पोर्शन ऑफ द वेजाइना के बाद क्या आता है? कॉडल पोर्शन ऑफ वजाइना, वल्वा, और वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल, ये तीनों किससे बन रहे हैं? यूरोजेनाइटल यूरोजन, साइनस, यूरोजेनाइटल यूरोजेनिटल साइनस। साइनस। अभी थोड़ा अजीब लग रहा होगा, डोंट वरी, जब बार बार रिवाइज करेंगे इसको तब जाके बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लेना उसकी। चलिए, अभी देखो ये वाला पार्ट भी आपको याद करना पड़ेगा। ये होमोलोगस ऑर्गन्स हैं। होमोलोगस का मतलब क्या होता है तो बताएगा? होमोलोगस का मतलब भाई अलग अलग है। चलो होमोलोगस का मतलब छोड़ दीजिए, मतलब काउंटर पार्ट है, आप इतना समझिए। मेल और फीमेल के अंदर क्या है? ये काउंटर पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल पीनिस रिलेटेड पार्ट कुछ होता है फीमेल्स के अंदर, तो उसको क्या बोल देते हैं हम? काउंटर पार्ट इन फीमेल। काउंटर पार्ट ऑफ पीनिस इन द फीमेल, उसको क्या बोल देते हैं? क्लाइटोरिस उसको बोल देते हैं। ठीक। अब यहां पे गुबर्नाकुलम रहता है एक ये देखो यहां पे जितने भी स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं ये क्या है? ये एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है। जब वो बच्चा एम्ब्रियो होता है ना, मतलब बच्चा क्या बोल रहा हूं, मतलब जो एम्ब्रियो है उस एम्ब्रियो के पार्ट्स हैं ये, और इन पार्ट से मेल में क्या बनेगा और फीमेल में क्या बनेगा, काउंटर पार्ट्स हम देख रहे हैं। ठीक है, कि सेम पार्ट से क्या क्या चीजें बन रही हैं। अभी हमने बोला पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट से या पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट से क्या क्या बनता है फीमेल्स के अंदर? ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस, क्रेनियल पोर्शन ऑफ वेजाइना। पार्ट ऑफ वजाइना। क्रेनियल पोर्शन ऑफ द वेजाइना ये बनता है। ठीक है, क्या पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट से क्या मेल में भी कुछ बनता हुआ क्या? यस, बनता है। तभी तो क्या बोल रहे हैं इनको? होमोलोगस ऑर्गन्स बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये देखो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट को क्या बोल सकता हूं? मुलेरियन डक्ट भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। अब फीमेल में तो वही बोल रहा है, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, क्रेनियल वेजाइना। ठीक है, मेल में क्या बन रहा है? अपेंडिक्स, टेस्टिस और यूटेरस मैस्कुलिनस। ये रेमनेंट ही है, जैसे क्लाइटोरिस रेमनेंट ही होती है ना, तो ये भी रेमनेंट ही है। ठीक है, बात समझ में आई? अब थोड़ा नाम भी तो अजीब सा लग रहा है, देखो टेस्टिस, अपेंडिक्स और ये यूट्रस मैस्कुलिनस, मतलब कौन ही इंसान सोच सकता है कि ये यूट्रस मैस्कुलिनस मेल्स के अंदर मिलेगा? नाम तो यूट्रस है इसका, इसलिए नाम यूट्रस है ना, क्योंकि ये जो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है ये फीमेल पार्ट ही बनाती है, बट मेल के अंदर वो पार्ट डेवलप नहीं हो रहे हैं, बट कुछ रेमिनेंट तो बचेगा ना उनका भाई, उनका कुछ रेमिनेंट तो बचेगा ना उसके अंदर। तो रेमिनेंट के नाम पे क्या है? यस, यस। यूट्रस मैस्कुलिनस हो जाएगा वो। ठीक है साहब, अब ये गुबर्नाकुलम देखो, गुबर्नाकुलम से आपको क्या फील आना चाहिए? लिगामेंट फील आना चाहिए आपको। एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है गुबर्नाकुलम, और दोनों में ही मेल हो या फीमेल हो, दोनों में क्या बनवा रहा है? ये लिगामेंट बना रहा है। लेकिन मेल्स के अंदर किधर बना रहा है? लिगामेंटम टेस्टिस, और ये राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। यूट्रस के अंदर एक लिगामेंट और होता है, क्या नाम होता है उसका? बी से होता है, लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस होता है। अपर लिगामेंट। अब ये बताएं एक बात और, जो ब्रॉड लिगामेंट है यूट्रस का,
ये कहां कहां पे किस किस पार्ट पे अटैच होता है? क्या ओवरी पे अटैच होता है क्या? होता है। क्या फैलोपियन ट्यूब पे अटैच होता है क्या? वो भी होता है। क्या यूट्रस पे अटैच होता है क्या? वो भी अटैच होता है। हाँ, चलो अभी ये बताएं आप, ये आप लोगों के लिए सही क्वेश्चन होगा कि ये जो ब्रॉड, इसकी बात नहीं कर रहा, राउंड लिगामेंट को छोड़ दें, यहां पे मैं दूसरे टॉपिक पे चला गया हूं, ठीक है, पीछे भी आएंगे ताकि वहां पे जाए तो अपना कंफ्यूजन ना हो। अब ये जो ब्रॉड लिगामेंट है, ये आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा ब्रॉड स्ट्रक्चर या सबसे ज्यादा अटैचमेंट इसके पार्ट का कौन से हिस्से से हुआ होगा? ओवरी से, फैलोपियन ट्यूब से, या यूट्रस से? मेजर पार्ट कहां अटैच होगा? यूट्रस। यूट्रस से होगा, क्योंकि यूट्रस होता भी बड़ा है साइज में, ओवरी तो छोटी ही रहती है, फेलोपियन ट्यूब भी बहुत ही माइन्यूट थिन सी रहती है। यूट्रस ही होता है ब्रॉड स्ट्रक्चर, तो अभी हमने देखा भी था डायग्राम में। तो ब्रॉड जो पार्ट रहेगा ब्रॉड लिगामेंट का, वो यूट्रस को सपोर्ट करने में लगेगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? हम तो पढ़ रहे हैं साहब एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे, और वो सेम स्ट्रक्चर मेल में क्या बनाएगा और फीमेल में क्या। हमने पढ़ा पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, जो कि मुलेरियन डक्ट होती है, जो फीमेल से मिलती है, वो फीमेल में क्या बनाती है? ओवरी बनाती है, सर्विक्स बनाती है, यूट्रस बनाती है, फेलोपियन ट्यूब बनाती है, क्रेनियल पोर्शन ऑफ द वेजाइना ही बना देती है, ठीक है साहब। मेल्स में क्या बनाती है? टेस्टिस अपेंडिक्स बनाती है, और दूसरा नाम क्या था? यूटेरस मैस्कुलिनस, ये बनाती है, ठीक है। यहां से भी स्टेबल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग और बार बार पूछे गए हैं, मैं इसलिए ज्यादा फोकस कर रहा हूं इसके ऊपर। गुबर्नाकुलम से मैंने आपको बोला लिगामेंट, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मेल्स में क्या बनाएगा? लिगामेंटम टेस्टिस बनाएगा। फीमेल्स के अंदर क्या ब्रॉड लिगामेंट बनाएगा क्या? राउंड लिगामेंट बनाएगा, राउंड लिगामेंट। है ना? ठीक है साहब, ये क्लियर हुआ यहां पे। अब यूरोजेनाइटल साइनस फीमेल पार्ट बता दो। यूरोजेनाइटल साइनस फीमेल पार्ट क्या बनाता है? आप ही ने पार्ट ऑफ सर्विक्स, vestibules, स्टीबल, वजाइना, कौन सा पोर्शन है? वेस्टिब्यूल्स, कोडल वल्वा। पोर्शन ऑफ, ठीक है साहब। स्वेलिंग में, स्वेलिंग मेल्स के अंदर स्क्रोटम का फॉर्मेशन करवाती है, जो जेनाइटल स्वेलिंग होती है। एक स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो के अंदर, जो मेल्स के अंदर स्क्रोटम डेवलप करवाता है, और फीमेल्स के अंदर क्या लगता है आपको? स्क्रोटम जैसा क्या लगता है आपको आउटर सरफेस पे फीमेल के? वल्वा लिप। वल्वर लिप्स ही होते हैं, जैसे आउटर कवरिंग हुई स्क्रोटम, उनका आउटर कवरिंग हुआ, तो ऐसे ही याद हो जाएगा। अब जेनाइटल ट्यूबरकल्स में सेंसिटिव पार्ट होते हैं काफी, जैसे प्रीप्यूस पेनिस हुआ, और फीमेल्स के अंदर क्लाइटोरिस, जो काउंटर पार्ट होता है पेनिस का, मैंने आपको बताया भी था। तो इसको जैसे भी आपको याद करना है करें, काफी सेंसिटिव होता है। ट्यूब लगा लीजिए आप, जेनाइटल ट्यूबरकल्स, ठीक है। जेनाइटल फोल्ड्स की अगर मैं बात करूं, तो ये पेनाइल यूरेथ्रा और वेस्टिब्यूल बनाता है। वेस्टिब्यूल में मैंने बताया था आपको, यूरिनरी ब्लैडर से भी कनेक्ट है वो, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट से और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से भी कनेक्ट है वेस्टिब्यूल। तो कहां पे क्या आ रहा है? ये जेनाइटल फोल्ड में पेनाइल यूरेथ्रा आ रहा है, और साथ में इसके ये वेस्टिब्यूल भी आ जा रहा है फीमेल के अंदर, ठीक है। अब इतने आप याद कर लेना, बहुत है करवाने के, तो इसकी 10 टेबल और बन जाएंगे, बट यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आए गए हैं, जो अपन ने बार बार ट्राई किया है। तो क्या अभी रिवाइज करने की जरूरत है, या हो गया याद? पूछूं और रिवाइज कर, रिवाइज कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। गुबर्नाकुलम से मेल में क्या पूछो। बनेगा? गुबर्नाकुलम से लिगामेंट ऑफ टेस्टिस। और फीमेल में? लिगामेंट ऑफ टेस्टिस। लिगामेंट ऑफ टेस्टिस, राउंड, फीमेल में भी round ligament, राउंड। राउंड लिगामेंट ऑफ पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट से मेल में क्या बनेगा? यूट्रस, मेल्स में मैस्क्यूलिज्म, अपेंडिक्स, टेस्टिस अपेंडिक्स बन रहा था, और यूट्रस यूट्रस मैस्कुलिन, मैस्कुलिनस। मैस्कुलिन होते हैं ना मेल्स, थोड़े ये समझ लो, मैस्कुलिन। यूट्रस मैस्कुलिनस बन रहा हूं मैं, ठीक है। जेनाइटल ट्यूबरकल्स, अब देखो इसको थोड़ा सा, ट्यूब देखिए, टायर के अंदर ट्यूब होती है, सेंसिटिव होती है काफी, बिल्कुल सॉफ्ट।
सेंसिटिव, तो ये सेंसिटिव पार्ट ही बनते हैं इससे, क्या, क्लाइटोरिस और पीनिस, ये दोनों सेंसिटिव पार्ट होता है। आप ऐसे याद कर लो, नहीं याद होगा तो ठीक है। जेनाइटल, अगर स्वेलिंग की बात करें तो स्वेलिंग में हमने क्या पढ़ा था, स्वेलिंग मतलब कवरिंग, स्वेलिंग में भी आईएनजी आता है, कवरिंग में भी आईएनजी आता है। कवर कैसे कर रहे हैं जेनाइटल स्वेलिंग में, कवर कैसे कर रहे हैं, मेल्स को कैसे कवर कर रहे हैं, स्क्रोटम से, फीमेल कैसे कवर करते हैं लास्ट में, वल्वर लिप से करते हैं, ऐसे याद रहेगा। अब यूरोजेनाइटल साइनस हमने पढ़ लिया था फीमेल्स के अंदर, कोडल पोर्शन ऑफ वेजाइना, और उसके पीछे वाले कौन, एक्सटर्नल जेनेटलिया। एक्सटर्नल जेनेटलिया में क्या आता है, वल्वा एंड वेस्टिब्यूल, दोनों आते हैं ना, वल्वा और वेस्टिब्यूल, है ना। और जेनाइटल फोल्ड के अंदर, और बता दो कुछ, मतलब ऐसा पढ़ा था हमने कुछ यूरेथ्रा टाइप में मेल्स के अंदर और फीमेल के अंदर, अभी बोला मैंने 2 मिनट पहले, एक ऐसा पोर्शन जो दोनों में कॉमन होता है, वेस्टिब्यूल था, पक्की बात है क्या, मेरे को डाउट हो रहा है अब तो जेनाइटल फोल्ड्स में, आपको तो दिख ही रहा होगा सामने लिखा जेनाइटल फोल्ड्स में क्या लॉक कर दूं, मेल्स के अंदर बताओ पहले, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर कॉमन, यूरेथ्रा बन रहा है, चलो मान देखते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट, पेनाइल यूरेथ्रा बन रहा है, ठीक बात है, सही बात है बिल्कुल। फीमेल्स में जेनाइटल फोल्ड से क्या बन रहा है, क्या वेस्टिब्यूल, क्या ठीक तो है, वेस्टिब्यूल जा रहा है अपना आंसर, क्या दिक्कत है। यहाँ पे जो यूरोजेनाइटल साइनस है ना, इसके अंदर भी हम वेस्टिब्यूल बोल देते हैं, कुछ बुक्स के अंदर इसके अंदर भी वेस्टिब्यूल मिलता है, लेकिन ऐसे भी समझ सकते हैं कि दोनों से बन रहा है, टेंशन नहीं लेने का उसमें। यहाँ पे वेस्टिबुलर ग्लैंड लिख देते हैं, मेरे को समझ गया मैं कहाँ पे कंफ्यूजन हुआ, आपको लगा कि वेस्टिब्यूल नीचे भी आया था। तो यहाँ पे यूरोजेनाइटल साइनस में जो मेन है, कोडल पोर्शन ऑफ द वेजाइना है, वल्वर लिप्स है, वेस्टिब्यूल को आप ऊपर नीचे दोनों जगह भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई यहाँ से डिफरेंशिएट डिस्टिंग्विश करके ऐसा क्वेश्चन नहीं डालता है कोई, ठीक है, उतनी टेंशन मत लेना। अब मैं फाइनली आपको बता देता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, जो आपको कभी नहीं भूलना है, वो तो आपको भूलना ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। गुबर्नाकुलम आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, मेल में क्या बनाएगा लिगामेंटम टेस्टिस, फीमेल में राउंड। पैरामीजोनेफ्रिक अब तक तो याद हो ही गया होगा, ओवरी से स्टार्ट करके क्रेनियल पोर्शन ऑफ वेजाइना तक जितने पार्ट आते हैं सबके नाम ले देना है। उसके बाद कोडल पोर्शन ऑफ वेजाइना से पीछे तक एक्सटर्नल जेनेटेलिया है, वो यूरोजेनाइटल साइनस से। अब यूरोजेनाइटल साइनस से हो गया डन वो। अब फीमेल में देख रहे हैं एक बार, जेनाइटल ट्यूबरकल से क्या बन रहा था फीमेल में, ट्यूबरकल, ट्यूब सेंसिटिव पार्ट, कुछ क्लाइटोरिस बन रहा था, ठीक है। जेनाइटल फोल्ड, स्क्रोटम एंड वल्वर लिप्स, ये थोड़ा सा धोखा लग गया, देखो मैंने बोला था कवरिंग वाले पार्ट, कवरिंग मतलब आईएनजी, मतलब आईएनजी होना चाहिए पीछे, स्वेलिंग के पीछे आईएनजी की फोल्ड के पीछे है, स्वेलिंग के, इसमें कंफ्यूजन होता है, हम यूजुअली सोचते हैं फोल्ड का मतलब कवरिंग, तो फिर वो स्क्रोटम होना चाहिए, वो लगता है, इसलिए मैंने बोल रहा था आईएनजी वाला, इसलिए बोल रहा था मैं, ताकि आप ये गलती ना करो। स्वेलिंग में मतलब कवरिंग हो रही है जिससे, यानी कि स्क्रोटम मेल्स के अंदर और फीमेल्स के अंदर वल्वर लिप्स आ जाएगा, ठीक है। यूरोजेनाइटल साइनस से मेल में क्या बन रहा था ये बता दो, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है फिर आपका। वैसे जो यूरेथ्रा रहता है इससे भी बनता है, इसमें टेंशन मत लेना, यूरोजेनाइटल साइनस से भी यूरेथ्रा बनता है मेल वाला, और जेनाइटल फोल्ड से भी बनता है, दोनों से बनता है, टेंशन मत लो उस चीज की, ठीक है। तो दोनों में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड थोड़ा सा याद रख लेना आप, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पता है ना कहां पे होती है, सबसे पहले कौन सी आती है, प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर सेमिनल वेसिकल, और फिर लास्ट में वो ऐसे जब बनती है वो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है। डोंट वरी, वो एंड्रोलॉजी का पार्ट है, हम देख लेंगे थोड़ा सा वो भी, बट ठीक है। अभी एक ये सबसे इंपॉर्टेंट हमने छोड़ दिया, मीजोनेफ्रिक डक्ट जो है मेल्स में क्या बना रही है, जो टेस्टिस से वो निकलती है, डक्ट क्या बोलते हैं उसको, एपिडिडाइमिस, फिर वेस्ट डिफरेंस, फिर वो थोड़ा बल्ज आउट होता है वेस्ट डिफरेंस, एम्पुला, वो सारे स्ट्रक्चर जो बन रहे हैं ना टेस्टिस से रिलीज होकर के आगे तक जो जाते हैं डक्ट में, वो सारा का सारा मीजोनेफ्रिक डक्ट बनाती है। फीमेल्स में क्या बनाती है, ये सवाल ये है। मीजोनेफ्रिक डक्ट फीमेल्स के अंदर गार्टनर्स डक्ट रेमिनेंट जो होते हैं, या पैरा ओवेरियन सिस्ट होती है, ये बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपको गार्टनर डक्ट वाला याद रहना चाहिए, किसके अंदर बन रहा है, इसके अंदर बन रहा है, फीमेल्स के अंदर बन रहा है। कौन से स्ट्रक्चर से बन रहा है, मीजोनेफ्रिक डक्ट से, जिसका नाम क्या है, क्या मुलेरियन बोलते हैं क्या इसको,
मीडियम वॉल इंडक्टर को क्या बोलते हैं? वोल्फ इंडक्टर, वेरी गुड। हाँ जी, चलिए ये है ना थोड़ा फैक्ट वाला है, तो थोड़ा हमें रुक के करना पड़ रहा है, भाग नहीं सकते हैं ज्यादा जल्दी, बट कुछ ऐसा पार्ट भी आएगा जिससे बहुत जल्दी निकल जाएंगे हम। डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेल्विक्स, पेल्विस, पेल्विस क्या होता है, कोई मेरे को बताएगा? पेल्विस जो ओस्कोक्सी बोन होती है, जिसको हम हिप बोन बोल देते हैं, दो बोन्स होती है ना, एक इस साइड से होती है, एक इस साइड से आती है, ऐसे, ऐसा ही है ना। इलियम इस्चियम प्यूबिस, यहाँ पे एसिडाबुलम होता है, उनके नीचे फीमर जाके जुड़ती है। तो नहीं, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, ऐसा क्या कौन सा पार्ट होता है जहां पे वो जाके जुड़ती है फीमर? कौन? ऑब्चुरेटर फोरामेन, ऑब्चुरेटर फोरामेन बनता है इलियम इस्चियम प्यूबिस के नीचे मिलने से, वहां पे फीमर जाती है, ठीक है। अब क्या है, वो तो चलो ऐसे ही याद आ गया था, एनाटॉमी वाला कुछ मैंने बता दिया आपको, वो टेंशन मत लिया करो, नहीं याद हो रहा तो वो वहां पे पढ़ेंगे अलग से, बट कुछ सब्जेक्ट से जो रिलेटेड होते हैं ना, तो मैं ट्राई करता हूँ एक दो फैक्ट यहाँ पे डाल दूं आपके। अभी क्वेश्चन आया था एक्चुअली यहाँ से ऑब्चुरेटर पैरालिसिस के ऊपर। ऑब्चुरेटर पैरालिसिस में एडक्शन वाली मसल्स डैमेज होती है या एबडक्शन वाली? क्या लगता है आपको? अगर किसी को यही नहीं पता एबडक्शन एडक्शन क्या होता है, तो एबडक्शन का और एडक्शन का मतलब क्या होता है? एडक्शन मतलब टुवर्ड्स द मीडियन लाइन, और एबडक्शन मतलब अवे फ्रॉम द मीडियन लाइन। तो वो मसल्स जो लेग्स को अंदर की तरफ लेके आएंगी उनको क्या बोलेंगे? एडक्टर मसल्स, और जो बाहर लेके जाएंगी वो एबडक्टर मसल, ठीक है, एबेक्शियल हो जाएगा वो। तो ऑब्चुरेटर पैरालिसिस में कौन सी मसल डैमेज होंगी? एडक्टर मसल डैमेज होती है, अंदर वाली मसल डैमेज होती है। तो उससे क्या एडक्शन नहीं हो पाएगा कि एबडक्शन नहीं हो पाएगा? अब एडक्टर मसल डैमेज है तो एडक्शन मतलब अंदर की तरफ नहीं हो पाएगा, मतलब बाहर की तरफ रहेगा पैर डॉग का, ऐसे बाहर की तरफ रहेगा ऑब्चुरेटर पैरालिसिस में। तो हाइंड लिम्ब की बात कर रहे थे हम, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बन रहा है यहां से, तो थोड़ा सा चलो ठीक है देख लेना, डोंट वरी, भूलो तो भूल जाओ, फिर से पढ़ेंगे सब्जेक्ट फिर से हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब तक 2 3 4 बार हम आपस में थोड़ा डिस्कस नहीं करते रहते, चीजें याद नहीं रहती हैं यूजुअली, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं, बीच बीच में थोड़ा एंटरटेनमेंट भी करना जरूरी है दूसरे सब्जेक्ट से आपका। पेल्विस कंपोज्ड ऑफ द ओस्कोक्सी, ओस्कोक्सी बोल देते हैं ना हिप बोन को, कहां कहां पे होती है मैंने बताया, ऐसे करके ऐसे। तो ये लेटरल साइड कवर हो रही है एनिमल की, और ये वेंट्रल साइड कवर हो रही है एक तरह से ओस्कोक्सी बोन से। तो लेटरल साइड हो जाएगी और एक वेंट्रल साइड हो जाएगी, ये फ्लोर बोल देते हैं ना उसको, फ्लोर, ये फ्लोर, और ये वॉल बोल दिया, दीवार बोल दिया। लेटरल साइड, वॉल और फ्लोर। ऊपर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? रूफ बोल देते हैं। अब रूफ किससे बनता है? हिप जॉइंट का या हिप बोन का, जो ओस्कोक्सी जो रहती है, ओस्कोक्सी तो पूरी को बोल देते हैं, किससे बनता है? जो ऊपर लगता है वर्टिब्रा ही तो आती है ना उसके ऊपर, कौन सी वर्टिब्राज आती हैं? एक तो सैक्रम बोन आती है यार, सबको पता है। सैक्रम के बाद क्या आती है? कोक्सीजियल। ऑक्सीजन। कोक्सीजियल की पहले मेन तो सैक्रम ही बना देता है, उसके बाद दो कोक्सीजियल को भी मान लेंगे तो पूरा रूफ का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसकी छत लग जाएगी पूरी, ठीक है। लेटरल साइड किससे बनी? इलियम इस्चियम प्यूबिस से। मतलब एक हिप बोन ये है लेटरल और फ्लोर, और एक ये है लेटरल और फ्लोर, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगी तो क्या बन जाएगा? पूरा हिप जॉइंट बन जाएगा। और ये जो आपस में यहाँ पे अटैच होती हैं इसको क्या बोलते हैं? कौन सी बोन अटैच होती है? इलियम जुड़ती है यहाँ पे, इस्चियम की प्यूबिस, प्यूबिस, प्यूबिस जुड़ती है, इसको क्या बोल देते हैं फिर? इसको प्यूबिस सिम्फाइसिस इसको बोल देते हैं, प्यूबिस बोन जुड़ती है यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? सैक्रम जो है, रूफ की बात कर रहा है, सैक्रम एंड फर्स्ट 3 कोक्सीजियल वर्टिब्रा, दो बोली थी हमने, 3 कोक्सीजियल वर्टिब्रा ऐड कर लेना इसमें। सैक्रम और 3 कोक्सीजियल वर्टिब्रा जो रहती हैं डोर्सली इसका फॉर्मेशन करती हैं। उस कोक्सी में डोर्सली मतलब रूफ की बात चल रही है इसकी। जेनाइटल ट्रैक्ट की बात करें, सस्पेंडेड इन द पेल्विक कैविटी बाय द ब्रॉड लिगामेंट। जेनाइटल ट्रैक्ट की हम बात कर रहे हैं, जो जेनाइटल ट्रैक्ट रहता है उसके अंदर ओवरी है, फेलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, होता कहां पे है? इस ओस्कोक्सी के अंदर ही तो होता है ना वो भी। तो बोल रहा है कि ब्रॉड लिगामेंट इसको अटैच करके हेल्प करता है। अगर ब्रॉड लिगामेंट ओवरी से अटैच होगा तो वी विल कॉल इट मीजोवेरियम, MES, उसके बाद क्या लिख दिया? सीधा ओवेरियम लिख दिया। ओवेरियम से तो कोई बच्चा भी समझ जाएगा कि ओवरी की बात चल रही है। और MES किसी के भी आगे लगा रहा हूं मैं
तो उसको किस किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं एमईएस को? ब्रॉड लिगामेंट के अटैचमेंट के बेसिस पे यूज करते हैं, ठीक है। अगर ओवरी से अटैच हुआ तो वी कॉल इट मीजो ओवेरियम। अब दो दो बार तो ओ लिखेंगे नहीं, मीजो ओवेरियम तो सीधा मीजोवेरियम बोल देते हैं इसको, ठीक है। अब मीजो साल्पिंग्स, साल्पिंग्स वर्ड किसके लिए यूज होता है? फैलोपियन ट्यूब के लिए। ये भी बच्चे को पता है, साल्पिंग्स यूज्ड फॉर फैलोपियन ट्यूब। अब फैलोपियन ट्यूब से अगर ब्रॉड लिगामेंट अटैच होगा तो क्या बोलेंगे उसको? मीजो साल्पिंग। अब मैट्रियम किसके लिए यूज होता है? यूट्रस में कितनी लेयर्स होती हैं? 3 लेयर होती हैं। कौन सी होती हैं, बताएगा कोई मेरे को? एक तो एंडोमेट्रियम हुई बाहर, अंदर वाली बिल्कुल, बाहर वाली पेरीमेट्रियम मायोमेट्रियम मसल वाली बीच में हुई, और पेरिफेरी पे जो है पेरीमेट्रियम हुआ। तो 3 लेयर्स हुई, उन तीनों के पीछे मैट्रियम लग रहा है कि नहीं लग रहा? जो मैट्रियम वर्ड है तो बेसिकली वो अपने आप में पूरे यूट्रस को ही नहीं दिखा रहा है क्या? ऊपर से लेके बिल्कुल मसल लेयर से लेके अंदर एंडोमेट्रियम तक सब कुछ तो दिखा दिया मैट्रियम ने। एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, उनका एंडो मायो और पेरी निकाल दो, बचा क्या? मैट्रियम, मतलब तीनों लेयर्स आ गई। तो वो हम मैट्रियम वर्ड जो है यूट्रस के लिए यूज कर रहे हैं, एंड वी आर कॉलिंग इट मीजोमेट्रियम। अब मैट्रियम का तो समझ में आ रहा है, यूट्रस से रिलेटेड था। मीजो किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू यूट्रस। मैट्रियम इज रिलेटेड टू यूट्रस, साल्पिंग्स इज रिलेटेड टू फैलोपियन ट्यूब, ओवेरियम इज रिलेटेड टू ओवरी, और ये जो मीजो है ये किससे रिलेटेड है? ब्रॉड लिगामेंट ब्रॉड लिगामेंट से। मतलब ब्रॉड लिगामेंट जब ओवरी से अटैच होगा तो मीजो ओवेरियम, ब्रॉड लिगामेंट फैलोपियन ट्यूब से तो मीजो साल्पिंग्स, और ब्रॉड लिगामेंट जब मैट्रियम से यानी कि यूट्रस से तो मीजो मैट्रियम, ठीक है जी। ये प्लेन्स का एक आपको पता होना जरूरी है थोड़ा। एक आपका होता है फ्रंटल या फिर कोरोनल प्लेन। जैसे अभी मैं हूं यहाँ पे, अगर मेरे को बिल्कुल ऐसे हाफ में कर दें, मेरा फ्रंटल आगे आ जाए और ये बैक साइड पीछे चली जाए, यूं, बिल्कुल समझ गए ना बात? ये कोरोनल या फ्रंटल प्लेन इसको बोल देते हैं। एक आपका होता है लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के ऊपर है। और ये प्लेन कौन सा है? ये है तो लॉन्गिट्यूडिनल ही। ये प्लेन कौन सा है? ये भी लॉन्गिट्यूडिनल है। अब ये प्लेन एग्जैक्ट कौन सा है अगर मैं बोलूं तो मीडियन प्लेन बोलूंगा इसको, या फिर सेजाइटल प्लेन भी बोल देते हैं। और इसी सेजाइटल या मीडियन प्लेन के बीच में जो ऐसे मेरे को 2 हाउस में बांट रहा है, इसके बिल्कुल जो पैरेलल में है वो क्या होगा? पैरासेजाइटल प्लेन। और ये किस एक्सिस पे है? सारे के सारे प्लेन्स, मीडियन हो या फिर इसको सेजाइटल बोल दो या पैरासेजाइटल बोल दो, पैरेलल है ना, पैरासेजाइटल बोल दिया। तो ये सारे कौन सी एक्सिस पे है मेरी बॉडी की? लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे, तो इनको लॉन्गिट्यूडिनल भी बोल दिया जाता है, ठीक है साहब। अब ये अगर मैं ऐसे डिवाइड कर दूं खुद को, ऐसे और नीचे ऐसे, तो ये ट्रांसवर्स हुआ कि नहीं हुआ? इसको ट्रांसवर्स प्लेन भी बोल देते हैं या फिर इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बोल देते हैं, ठीक है। चलिए साहब, ये मीडियन का आपको मैंने बता दिया। सेजाइटल मीडियन एक ही बात होती है, और ये लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन में ही होते हैं सारे, लॉन्गिट्यूडिनल में। और मीडियन प्लेन हो या पैरासेजाइटल प्लेन हो, दैट इज पैरेलल टू द मीडियन प्लेन। तो सारे क्या है? ये बेसिकली लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे हैं। अब डायग्राम देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और किसी को नहीं समझ में आ रहा तो सिंपली ये वाला डायग्राम देख लेना, 3 ही चीजें, सेजाइटल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन और कोरोनल या फ्रंटल प्लेन, ठीक है। नहीं याद आ रहा छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ चीजें समझाने के लिए बताना पड़ता है इसलिए। अब थोड़ी ओवरीज की बात कर लेते हैं। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जनरेटिव ऑर्गन बोला था ना हमने, तो रिप्रोडक्टिव जनरेटिव, ठीक है, एक ही बात चल रही है। पेयर में मिलती है, दोनों साइड होती है ना ओवरी, एक लेफ्ट साइड में होती है, एक राइट साइड में होती है। अब इसके फंक्शन एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी। एंडोक्राइन क्यों है? एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है? हार्मोन रिलेटेड। ये एस्ट्रोजन सिक्रेट करती है, प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करती है, इनहिबिन सिक्रेट करती है, रिलैक्सिन, जिससे फिर बाद में वो रिलैक्स हो जाता है, सर्विक्स ओपन हो जाता है पूरा, उससे पार्चुरेशन में हेल्प होती है। ये सारे हार्मोन कौन सिक्रेट करता है? ओवरी तो सिक्रेट करवाती है ना। तो एक जगह पे सिक्रेट होते हैं, ब्लड में जाकर के अलग अलग पार्ट पे काम करते हैं, वी कॉल इट एंडोक्राइन,
तो एंडोक्राइन फंक्शन भी हुआ। एक्सोक्राइन का मतलब क्या होता है, जहां से जो स्टार्ट कर रहा है कुछ भी डाल रहे हैं वो ट्यूब के थ्रू होते हुए एंड तक पहुंच रहा है, जहां पे पहुंचना है ट्यूब के थ्रू, ब्लड के थ्रू नहीं, ट्यूब के थ्रू। वो क्या है इसका एग्जाम्पल, जो ओवरी से फॉलिकल होते हैं उसमें वहां से ओवुलेशन होगा, तो वो क्या बताया था हमने, वो बर्सा के थ्रू होता हुआ फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ कहां पे जाएगा, आगे चलता चला जाएगा ट्यूब के अंदर, जहां पे उसका फर्टिलाइजेशन होगा आगे जाके। तो ट्यूब के थ्रू भी ये किसी चीज को सेंड कर रहे हैं, दैट इज एक्सोक्राइन, और ये हार्मोन सिक्रेट कर रहा है ब्लड के थ्रू जा रहे हैं वो, दैट इज एंडोक्राइन। तो दोनों ही चीज हुई, हाँ सही बात है, पेड़ होती है, हाँ भाई पेड़ होती है, दोनों साइड होती है। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। अब ये बोल रहा है कि सिंगल लेयर ऑफ क्यूबाइडल कोलुमनर सेल से बनी होती है, जिसको हम बोल देते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। आप इतना ध्यान रखो बस, ओवरी की जो सबसे आउटर कवरिंग होती है वो किसकी बनी होती है, जर्मिनल एपिथेलियम। इससे सिंपल तो हो भी नहीं सकता है आप कुछ। दिस लेयर कवर्स द एंटायर ओवरी, सारी ओवरी को ही कवर किया हमने, कुछ छोड़ा है क्या उधर, ठीक है। लेकिन ये क्या बोलता है, एक्सेप्ट इन मेयर वेयर इट इज लिमिटेड टू ओवुलेशन फोसा। तो बोला कि वहां पे सिर्फ ओवुलेशन फोसा के ऊपर ही होगी ये जर्मिनल एपिथेलियम वाली लेयर। अब ये बड़ा ना मतलब बहुत ही अच्छी चीज है ये, मतलब मेयर्स के अंदर, और डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन भी उठते हैं। एक्चुअली जो पोर्शन होता है ओवरी का, उसके आउटर पोर्शन को क्या बोल देते हैं, ये लगा लीजिए ओवरी है, ठीक है। सबसे पहली बाहर वाली लेयर कौन सी है, जर्मिनल एपिथेलियम। उसके बाद कौन सी आएगी, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये दो लेयर्स याद हुई, कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं बोली मैंने, सिंपल सी चीज है बिल्कुल। उसके बाद क्या मिलेगा ओवरी के अंदर आपको, कोर्टिकल्स भी मिलते हैं, मेडुला कोर्टेक्स पोर्शन मिलता है, उसके बाद मेडुला पोर्शन आता है। चलो मैंने दो तीन चीजें एक साथ बता दी, कोई बात नहीं, कंफ्यूज हो गया आप थोड़े। ये है, इसके अंदर कोर्टेक्स वाला रीजन कौन सा है, ये वाला बोल दूं, ये ब्लू वाला कोर्टेक्स वाला रीजन है, और ये वाला रीजन क्या बोलते हैं मेडुला, इसको, मेडुला। मेडुला। इसको मेडुला क्यों बोल रहे हैं, सवाल ये है, कोर्टेक्स को कोर्टेक्स क्यों बोल रहे हैं और मेडुला को मेडुला क्यों बोल रहे हैं, बताएगा मेरे को। सबसे अंदर आता है वो मेडुला होता है। यस, एक्चुअली इसी कंफ्यूजन की वजह से क्वेश्चन गलत कराते हैं बच्चे की, जो सबसे, क्योंकि हम किडनी में भी पढ़ते हैं कि सर किडनी में देख लो आप, या फिर एड्रिनल ग्लैंड में देख लो, उसमें भी कोर्टेक्स बाहर होता है, मेडुला अंदर होता है। यहाँ पे जो मेडुला और कोर्टेक्स बोलते हैं ना, उसका बोलने का एक रीजन है। कोर्टेक्स हम उस पोर्शन को बोलते हैं जिसके अंदर फोलिकल्स मिलते हैं। फोलिकल्स ध्यान होगा आपको, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ग्राफियन फोलिकल, एल्बिकन्स, कॉर्पस ल्यूटियम स्पूरियम, याद आया कुछ, इस तरह के बोलते हैं हम कुछ। यस। काफी सारे फोलिकल्स होते हैं ना, वो कोर्टेक्स पे होते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कोर्टेक्स बोलते हैं। और मेडुला वाले पोर्शन में क्या होता है, ब्लड सप्लाई होती है, इसलिए उसको मेडुला बोलते हैं। लेकिन मेयर के अंदर उल्टा होता है। अब ये कुछ चीजें ऐसी बता रहा हूं जो मैंने पिछले बैचेस में 2-3 लेक्चर कंप्लीट करवाने के बाद बताई थी, मैं यहाँ पे एक साथ इकट्ठा कर रहा हूं, बस आप देख लेना आपको डाइजेस्ट होगी कि नहीं होगी। वो है सिंपल, इतनी बड़ी चीज नहीं, बट फोकस रखना, नहीं तो डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे बिल्कुल। जो ओवरी की सबसे बाहर लेयर है उसको क्या बोल रहे हैं, जर्मिनल एपिथेलियम। उसके बाद क्या है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। उसके उसके बाद कौन सी लेयर आ रही है, कोर्टेक्स आ रही है क्या, नॉर्मल कोर्टेक्स आती है, कैटल बफेलो के अंदर, सबके अंदर कोर्टेक्स आती है, इवन डॉग्स के अंदर भी। उसके बाद क्या आती है, मेडुला आती है। तो कोर्टेक्स के अंदर क्या है, फोलिकल्स हैं, जहां पे फोलिकल्स का डेवलपमेंट चलता है पूरा, ये वाला पूरा पोर्शन बाहर वाला कोर्टेक्स, इसके अंदर वाला मेडुला। और मेडुला के अंदर क्या है, ब्लड सप्लाई आती है, ठीक है। अब नॉर्मल केस की हम बात कर रहे हैं, मेयर को छोड़ दो एक मिनट के लिए। नॉर्मल केस में क्या होगा, कोर्टेक्स से जो फोलिकल है उसका जब ओवुलेशन हो जाएगा, तो जो ओवा है उसको बाहर जाने के लिए कौन सी लेयर को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, जर्माइनल एपिथेलियम। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और जर्माइनल जर्माइनल एपिथेलियम, दोनों को उसको रप्चर करना पड़ेगा। यस। अब अगर मैं बोलूं हॉर्सेस के अंदर ये करता भी है, बिल्कुल सही बात है आपकी, मतलब आपने करेक्ट आंसर दिया एकदम।
लेकिन हॉर्सेस के अंदर ये उल्टा हो जाता है, जो मेडुला है वो अंदर आ जाती है, नहीं सॉरी बाहर चली जाती है और कोर्टेक्स अंदर आ जाता है। यही तो उल्टा हुआ ना, क्योंकि कोर्टेक्स बाहर होता है यूजुअली, उसमें कोर्टेक्स अंदर और मेडुला बाहर। तो क्या हो रहा होगा उसमें, क्यों हम बोल रहे हैं कि कोर्टेक्स अंदर आ जाएगा, मतलब क्या ऐसा हो रहा होगा उसमें? हाँ जी, ओव्यूलेशन फोसा। ओवुलेशन फोसा तो ठीक है आपकी बात, बट वो अधूरी बात है, वहां तक मैं आपको रिलेट करवाना चाह रहा हूं कि ओवुलेशन फोसा बोलते किसको है। मेडुला जो होता है हॉर्सेस के अंदर वो बाहर होता है। मेडुला के अंदर हम क्या बोलते हैं, क्या मिलता है? ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई मिलती है। और कोर्टेक्स के अंदर क्या बोल रहे थे, क्या मिलता है? फॉलिकल। हॉर्सेस के अंदर बीच में क्या मिलते हैं? फॉलिकल्स मिलते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं उसको? कोर्टेक्स बोलते हैं। बीच वाले हिस्से को, सेंटर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? उसको उसको कोर्टेक्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कोर्टेक्स हमने इस बेसिस पे बोला था क्योंकि उसमें फॉलिकल्स मिल रहे थे, ना कि इस बेसिस पे कि वो पेरिफेरी पे मिल रहा था। तो जहां पे होंगे फॉलिकल्स वो होगा कोर्टेक्स। सारी स्पीसीज में बाहर ही मिलते हैं, लेकिन मेयर ये इतने उल्टे काम करवाएगी। लेकिन मुझे खुशी है क्योंकि मेयर इतने सारे ये अजीबो गरीबो चीजें हो रही है ना इसमें, गायनी खत्म हो जाएगी लेकिन ये मेयर पीछे नहीं हटेगी। इसमें सबसे अलग ही चलेंगी सारी चीजें। इसकी ओवरी की शेप अलग, इसका फोलिकल का अलग, इसका कोर्टेक्स मेडुला उल्टा, और भी काफी सारी शेप है जो अलग होती है इसमें। राइट की जगह लेफ्ट ओवरी ज्यादा काम करती है इसकी, और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, एक साथ याद कराएंगे, आप ही आंसर करोगे उसको। बट चलिए अभी के लिए हमने क्या देखा, क्या चीज उल्टी सीधी हो रही है इसमें? कोर्टेक्स। यस, कोर्टेक्स अंदर मिलेगा, मेडुला बाहर, मतलब कि इसके फॉलिकल्स कहां मिलेंगे? मेयर के अंदर। 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 अंदर मिलेंगे। कोर्टेक्स में तो सबके मिलते हैं, इसका कोर्टेक्स अंदर मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है, मेडुला बाहर मिल रहा है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये कोर्टेक्स से, जब फॉलिकल्स जो कोर्टेक्स में है वहां से ओवुलेशन होगा तो मेडुला की लेयर्स को रप्चर या डैमेज करके वो बाहर जाएगा क्या फॉलिकल? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। तो कहां से जाएगा वो? ओव्यूलेशन फोसा। यस, वो ओव्युलेटरी फोसा से जाएगा। ओव्युलेटरी फोसा कुछ ऐसा नहीं है कि वो मेडुला को रप्चर कर रहा है, वो नेचुरल स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है। ये लगा लीजिए कुछ ऐसा है, ये आपका कोर्टेक्स, सॉरी मेडुला, हॉर्सेस के अंदर की बात कर रहा हूं। मेरे को कलर ले लो, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो पोर्शन बनाया है मैंने बाहर वाला, ये बाहर मत मानो, थोड़ा रेड से बनाता हूं, उसमें ब्लड वेसल है ना। मेडुला वाला पोर्शन ये है बाहर वाला, ठीक है? क्यों? इसमें ब्लड वेसल है, ठीक है? इसके अंदर क्या है? ये कोर्टेक्स। मेडुला में तो ब्लड सप्लाई है, और यहाँ पे क्या है? फॉलिकल्स। ठीक है, अब ये जब फॉलिकल्स ओवुलेशन करेंगे तो क्या ये इधर से निकलेंगे क्या? नहीं। इधर स्पेस जो बचा हुआ है इधर से निकल जाएंगे ना। हम्म। और ये स्पेस को ही क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन फोसा। ओवुलेटरी फोसा इसको बोल देते हैं, ठीक है? जब ओवुलेशन होता है तो यहाँ पे पूरे फोसा ये स्टार्टिंग से बना होता है, इसमें इसमें कोई रप्चर करके मेडुला को नहीं जाता, ये मेडुला होता ही नहीं, यहाँ पे कवरिंग ही नहीं होती है। और मैंने क्या बताया, इसके ऊपर कवरिंग किसकी मिलेगी? जर्मिनल एपिथेलियम, एक्सेप्ट इन मेयर एट ओवुलेटरी फोसा ये नहीं मिलेगी, ठीक है जी? तो ये पॉइंट वैसे दिखने में छोटा है, बट उसको समझने के लिए थोड़ा सा ये बताना जरूरी था। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हाँ भाई ओवरी पेड होती है, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन फंक्शन होते हैं, सिंगल लेयर होती है इसके ऊपर क्या? जर्मिनल एपिथेलियम की। बट दिस लेयर कवर्स द एंटायर ओवरी, इस सभी स्पीसीज में एंटायर ओवरी को ये कवर करती है। बट इन मेयर्स इट इज ओनली लिमिटेड टू ओवुलेशन फोसा। ये ओवुलेशन, ये मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया शायद, ये यहाँ पे ओवुलेशन फोसा पे ही होती है, क्योंकि वो मेडुला कोर्टेक्स वाला पार्ट थोड़ा दूसरा था। थोड़ा सा इसको समझ लो यार, थोड़ा वो मुझसे हो गया। ये बोलना चाह रहा है कि ये ओवुलेटरी फोसा तक ही लिमिट रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ? ये ओवुलेटरी फोसा पे ही मिलेगी, जर्मिनल ये वहां पे मिलेगी, बाकी जगह पे जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है बाकी जगह पे, कोई बताएगा मेरे को? अब ये समझदारी की बात हो जाएगी। क्योंकि वहां से ओवुलेशन होने वाला। कोर्टेक्स का यस, क्योंकि कोर्टेक्स के सारे पार्ट के ऊपर ये थी जर्मिनल एपिथेलियम।
क्योंकि वहां पे उसको वो सपोर्ट कर रही थी फोलिकल्स को, और फोलिकल्स रप्चर हो जाएंगी तो जर्मिनल एपिथेलियम को रप्चर करके सीधा बाहर। और यहां पे रप्चर होने की जगह ही कौन सी है मेयर्स के अंदर? ओवुलेटरी फोसा। ओवुलेटरी फोसा। तो सिर्फ वहां पे ही मिलेगी ये, बाकी मेडुला पे इसको क्या जरूरत है जाने की? समझ में आ गई बात? वो थोड़ा उल्टा बोल दिया था मैंने, सॉरी। Yes. ठीक है जी। Okay. there. अब देखो, बिलो जर्मिनल एपिथेलियम लेयर इज अ ट्यूनिका एल्बुजिनिया, अभी तो हम याद ही कर रहे थे, उसके नीचे एक ट्यूनिका एल्बुजिनिया भी होती है, ठीक है साहब। एंड देन लार्ज मास ऑफ फॉलिकल। तो सबसे पहले कौन सी लेयर आई? जर्मन ये जर्मन शेफर्ड कौन बोल रहे हैं? जर्मिनल एपिथेलियम। उसके बाद कौन सी आई? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। उसके बाद क्या आ रहा है? Cortex. फोलिकल्स आ रहे हैं। फोलिकल्स कहां पे होते हैं? कॉर्टेक्स में। Cortex. क्या ये कोर्टेक्स क्या मेयर में देख रहा हूं क्या मैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बाद? नहीं, उसमें ट्यूनिका अच्छा। हाँ मेडुला। Medulla आता है, blood supply रहती है। आप ये भी बोल सकते हो कि हाँ सर वहां पे भी देख रहे होगे, क्योंकि ओवुलेटरी फोसा के ऊपर तो वहां पे भी वही था ना, जर्मिनल हाँ एपिथेलियम। यस सर। क्योंकि कोर्टेक्स पे तो उसके भी जर्मिनल एपिथेलियम होता ही है ना, तो सीधा सा फंडा मैं बताऊं, कोर्टेक्स के ऊपर तो जर्मिनल एपिथेलियम मिलेगा ही मिलेगा। मिलेगा। बाकी जो स्पीसीज है तो पूरा कोर्टेक्स कवर है, तो पूरा जर्मिनल एपिथेलियम। मेयर्स के अंदर कोर्टेक्स होता ही अंदर है और छोटा सा पोर्शन उसका एक्सपोज्ड है, तो सिर्फ वहां पे जर्मिनल एपिथेलियम। तो दोनों में मिल रहा है ना, ठीक है। अब और क्या देख लिया हमने? इसके नीचे ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है, ठीक है साहब, हमने देख लिया। ब्लड सप्लाई टू ओवरी, हाँ ये थोड़ा पॉइंट देखना ध्यान से। ब्लड सप्लाई टू ओवरी इज बाय यूटेरो ओवेरियन आर्टरी। जो ओवरी होती है इसके अंदर यूटेरो ओवेरियन आर्टरी से एक सप्लाई जाती है, ठीक है, आर्टरी से जा रही है सप्लाई। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, ये है इंपॉर्टेंट, ये सुनो ध्यान से। वीनस ड्रेनेज, वीनस का मतलब जो वेन है उसका ड्रेनेज की बात कर रहे हैं। बाय यूटेराइन वेन विच लाइक क्लोजेस्ट टू द ovarian artery and for the transfer of euthylytic PGF2 alpha from the uterus to the ovary by counter current mechanism। कुछ भी नहीं समझ में आया होगा होपफुली, बट चलो अभी समझते हैं। ये बोलना चाह रहा है, आगे डायग्राम में होगा शायद, एक बार मैं देख लेता हूँ डायग्राम में। हाँ ये देखो, पहले ये डायग्राम, ये वाला जो पॉइंट है ये डायग्राम से खत्म कर लेते हैं। ये देखो, ये लंग्स है। लंग्स से क्या हो रहा है? ये प्रोक्सिमल ओवेरियन आर्टरी है, उसके बाद यूं यूं करके ये पूरा आर्टरी को सप्लाई दे रही है, ठीक है। चलो मैं इसको रेड कलर से बना देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2-3 बार, और इंपॉर्टेंट है, वाकई में इंपॉर्टेंट चीज है, काफी प्रैक्टिकल चीज भी है जिसका पता होना चाहिए आप लोगों को एज एन डॉक्टर। तो साहब ये है आपकी आर्टरी, ठीक है, और ये आपकी ओवेरियन वेन जा रही है, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, जो आपका PGF2 अल्फा होता है ना, उसका भी एक मैकेनिज्म होता है बनने का, उसको कॉर्पस ल्यूटियम ही फॉर्म करता है ऑक्सीटोसिन के थ्रू होते हुए यूटेराइन रिसेप्टर्स पे, बट वो उतना नहीं पढ़ रहे हम, किससे क्या एरिकिडोनिक एसिड क्या कैसे बनेगा, आप इतना समझो फिलहाल के लिए PGF2 अल्फा होता है। और वो PGF2 अल्फा का काम क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम को रिप्लेस करने। डिस्ट्रॉय कर देना, यही बात तो है ना, ये प्रोजेस्टेरोन मेंटेन करता है और तो वो डिस्ट्रॉय करता है। अब मेरे को एक बात बताएं, मैं आपको चलो इतना बता देता हूं कि यूट्रस के अंदर बनता है PGF2 अल्फा। मैंने बता दिया आपको वो मैकेनिज्म क्या है, वो मैं बाद में बताऊंगा। PGF2 अल्फा बनता है यूट्रस के अंदर। अब उस PGF2 अल्फा का हमें पता है कि क्या काम है, कॉर्पस ल्यूटियम को डिस्ट्रॉय करना। क्या मैं पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवाऊंगा PGF2 अल्फा को, या मैं ट्राई करूंगा कि यार डायरेक्ट ओवरी में पहुंच जाए तो बढ़िया है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम किधर मिलेगा? ओवरी में ही मिलेगा। या मैं पूरे PGF2 अल्फा को पूरी बॉडी में घुमाता रहा हूं? डायरेक्ट ट्राई करेंगे। डायरेक्ट जाएगा तो अच्छा है, क्योंकि डाइल्यूशन नहीं हो पाएगा। डाइल्यूशन हो गया तो शायद वो कॉर्पस ल्यूटियम को डिस्ट्रॉय ना कर पाए, क्योंकि डाइल्यूटेड हो गया है वो। तो उसके लिए बॉडी एक मैकेनिज्म रखती है, उस मैकेनिज्म को किया जाता है यूटेरो ओवेरियन आर्टरी के थ्रू। अब उससे यूट्रस से तो क्या जाएगी? वेन। मैंने क्या बोला? यूट्रस में क्या हुआ? फॉर्मेशन हुआ किसका? PGF2 अल्फा का। तो वेन जो होती है यूट्रस वाली, वो ओवरी की जो आर्टरी आ रही है ना, उससे एनास्टोमोसिस करती है कुछ पॉइंट पे। एनास्टोमोसिस का मतलब कनेक्शन बन जाता है उसका कुछ पॉइंट पे। तो जो इस यूट्रस के अंदर PGF2 अल्फा बना था, वो इस वेन के थ्रू, जो ये
ओवरी की तरफ आर्टरी जा रही थी, इस ओवरी वाली आर्टरी के साथ यूट्रस वाली वेन जहां पे पीजीएफ2 अल्फा बना था वो एनास्टोमाइज कर देगी इस आर्टरी के साथ, और ये पीजीएफ2 अल्फा इस आर्टरी में डाल देगी। और किधर जा रही है ये आर्टरी? ओवरी में। ओवरी में जा रही है। ओवरी में क्या मिलेंगे? शियर एब्सोल्युटली। कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या भेजा है वेन ने? पीजीएफ2। ये काउंटर करंट मैकेनिज्म हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि आर्टरी में ब्लड फ्लो इधर होगा और ये वेन वाला किधर जाएगा? इंफीरियर वेना कवा में, उसके बाद सुपीरियर में, आगे हार्ट तक पहुंच जाएगा। तो ये फ्लो ब्लड का है इस साइड का, और ये ब्लड फ्लो है इस साइड का। तो मैं इसको क्या काउंटर करंट मैकेनिज्म बोल सकता हूं क्या? बोल सकते हैं। तो ये होता है अपना काउंटर करंट मैकेनिज्म। इसका क्या बेनिफिट है वो मैंने आपको बता दिया, ताकि पीजीएफ2 अल्फा का डाइल्यूशन ना हो, ताकि वो अपना कॉर्पस ल्यूटियम को अच्छे से डिस्ट्रॉय कर पाए। ठीक है, अब देखो यूजुअली हम किस तरीके से पढ़ते हैं, भाई मेडुला है, इनर पोर्शन है, लेकिन इसको मेडुला क्यों बोल रहे हैं वो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए अगर मेयर वाला समझना होगा। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें ब्लड सप्लाई, नर्व, न्यूट्रिशन ये सब देने के लिए ये काम में आती है। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट मेडुला। ठीक है, ब्लड वेसल नर्व हो इसमें। कोर्टेक्स किसको बोल रहे हैं? जिसमें फोलिकल्स हो, कॉर्पस हेमेरेजिकम हो, ये हो वो हो, फोलिकल्स ही हैं सारे के सारे। इनको क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, सब कुछ पढ़ लेंगे, आज ही खत्म करेंगे इसको। ठीक है, थोड़ी सी मैं स्पीड बढ़ा रहा हूं, लेकिन मेयर की बात करते हैं। द लोकेशन ऑफ कोर्टेक्स एंड मेडुला इज इन्वर्टेड। ये देखो इसमें ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है। यस सर। मेरे को ये बताओ, Yes. जो इसका ये जो कोर्टेक्स है जिसमें फोलिकल्स हैं, इसमें से ओवुलेशन जब होगा क्या मेडुला के थ्रू रप्चर होके जाएगा क्या? नहीं डायरेक्ट ओवुलेशन जाएगा वो? ठीक है, और इसके ऊपर कवरिंग किसकी रहेगी? जर्माइनल कोर्टेक्स के ऊपर उसी की रहती है। ठीक है, कोर्टेक्स के ऊपर उसी की रहती है। ठीक है साहब, तो ओवुलेशन फोसा के थ्रू जाएगा। ओवेरिन बर्सा हमने पढ़ा क्या? कुछ बताया था क्या मैंने बर्सा के बारे में स्टार्टिंग में लेक्चर के? यस, कैनाइन में सर ओवरिन बर्सा होता है। क्लोज रहता है। कैनाइन में नहीं होता है। नहीं, होता है। कैनाइन के अंदर मैंने बताया, कैनाइन जो डॉग, कैट और रोडेंट है उनके अंदर क्लोज्ड बर्सा होता है। क्लोज का मतलब पूरी कवरिंग बनी हुई है। वो ओवरीज से लेगा सीधा डायरेक्ट ओवम को, वो साइड को, और वो आगे की तरफ रिलीज कर देगा फैलोपियन डक्ट में। बट रूमिनेंट्स में, मेयर्स में क्या रहता है? फिम्ब्राई रहते हैं कैच करने के लिए, क्योंकि उनकी ओवरी पेरिटोनियल कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी में डाल देती है, उसके बाद वो फिम्ब्राई उसको कैच करके ले लेते हैं। ठीक है जी, तो उनमें क्या होगा? ओपन बर्सा होगा। अब ओपन से लगता है कि यार ओपन क्लोज, वो कंफ्यूज नहीं होना। ओपन का मतलब क्या है? मतलब है ही नहीं बर्सा बेसिकली। क्लोज का मतलब पूरी कवरिंग है, मतलब बर्सा बहुत अच्छा है यहाँ पे। किनमें? डॉग कैट्स के अंदर। तो उसमें फिम्ब्राई का इतना काम नहीं है, तो लेस प्रोमिनेंट होते हैं उनके अंदर। इस बात को लिख लेना, पीपीटी में नहीं मिलेगी आपको। इन रूमिनेंट्स की बात करते हैं। राइट ओवरी इज मोर एक्टिव, लेकिन इस मेयर के अंदर लेफ्ट ओवरी इज मोर एक्टिव। ओव्यूलेटरी फोसा इज प्रेजेंट इन मेयर। लेफ्ट ओवरी इज मोर एक्टिव इन मेयर। मेडुला इज आउटसाइड इन मेयर। ओवरी की शेप भी इसकी अलग ही है, मतलब दुनिया से अलग। बाकी सबकी ओवल एलमंड शेप पे खत्म हो जाती है, ये भाई साहब यहाँ पे भी किडनी और बीन शेप। तो देख रहे हो तुम मेयर को? ये देखो, हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इसकी शेप कैसी होती है इनकी। ये देखो मेयर के अंदर बीन और किडनी शेप, बाकी तो सब में ओवल आलमंड शेप बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, एक बिच के अंदर थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, साउ के अंदर। बिच और साउ के अंदर कैसी होती है? मेलबेरी या बंचेज ऑफ ग्रेप्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी, अब कोर्टिकल ट्यूब्यूल्स, C4 कोर्टिकल, ये कोर्टिकल ट्यूब्यूल्स मिलती हैं किनके अंदर? कैनाइन की ओवरी के अंदर, बाकी किसी में नहीं मिलेंगी। सर कोई खास फंक्शन होता है क्या? नहीं, कुछ खास फंक्शन नहीं है, फालतू की बात है। ये जब डेवलप होता है एम्ब्रियो, गोनेडल डेवलपमेंट के दौरान ये बन जाता है, रेमिनेंट। ये इसका फंक्शन आज तक पता नहीं लगा किसी को। बट कोर्टिकल ट्यूब्यूल अगर आ जाए, अगर आपसे कोई पूछे ये कोर्टिकल ट्यूब्यूल मिलता है कैनाइंस के अंदर, जी हाँ मिलता है। बाकी स्पीसीज के अंदर, किस स्पीसीज के अंदर नहीं मिलता, इनके अंदर जरूर मिलेगा, कैनाइंस के अंदर मिलेगा। ठीक है, चलिए जी। पाथ ऑफ ओवुलेशन क्लोज बर्सा वाला ये मैंने थोड़ा लिख दिया था, मिल जाएगा आपको पीपीटी में, डोंट वरी। क्लोज बर्सा और ये सब मैंने बता दिया था। क्लोज बर्सा में मैंने क्या बताया, कहां पे होता है आपका? डॉग्स, कैट्स एंड रोडेंट्स के अंदर होता है। तो इसमें बर्सा ही है और क्लोज्ड है वो, तो पूरा लेके जा रहा है ट्यूब के थ्रू, तो उसमें फिम्ब्राई की जरूरत नहीं है। तो फिम्ब्राई यहाँ पे
लेस प्रोमिनेंट होंगी डॉग्स के अंदर, ठीक है। लेयर्स वही, जर्मिनल एपिथेलियम, फिर ट्यूनिका एल्बुजिनिया, फिर कोर्टेक्स, और फिर आपका मेडुला हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हॉर्सेस में मेडुला किधर मिलेगा? हाँ यहाँ पे पेरिफेरी की साइड में मिलेगा, ठीक है। और क्या खास बात है हॉर्सेस की? ओव्यूलेटरी फोसा। कौन सी ओवरी एक्टिव होती है? लेफ्ट ओवरी। शेप क्या होती है? बीन शेप। किडनी या बीन शेप, क्योंकि किडनी बीन जैसी दिखती है ना, ठीक है। मलबेरी शेप किस में होती है? डॉग में। साउ एंड बीचेस के अंदर होती है, ठीक है। इनको बंचेस ऑफ ग्रेप्स भी हम बोल देते हैं। मलबेरी वाला फ्रूट देखा आपने? वो लाल से कलर का होता है, ऐसे पिचकाते हैं तो ये पूरा फ्रूट फ्रूट हो जाता है उसमें, मलबेरी। सहतूत बोलते हैं शायद उसको, सहतूत, ठीक है। मलबेरी जैसी दिखाई देती है वो, गुच्छों जैसी। हाँ जी। फोलिकल्स का थोड़ा देख लेते हैं। फोलिकल्स क्या है, सबको पता है क्या क्या होते हैं फोलिकल्स। फोलिकल स्ट्रक्चर होते हैं कोर्टेक्स के अंदर, जिनका काम क्या होता है, जो oocyte होती है उसको कवर करके रखते हैं। ग्रेनुलोसा सेल्स होती हैं उनके अंदर, ठीक है। कुछ फोलिकल्स के अंदर आगे जा करके फ्लूइड भी फिल हो जाता है, जिसको हम एंट्रल कैविटी बोलने लगते हैं, जिसके अंदर फ्लूइड होता है। कैविटी बन जाती है जिसमें फ्लूइड होता है, एंट्रल फ्लूइड, एंट्रम फ्लूइड बोल देते हैं उसको, ठीक है। नहीं समझ में आया? डोंट वरी, कोई जरूरी भी नहीं था। अब ये ध्यान से देखो, प्राइमोर्डियल और प्राइमरी फोलिकल क्या होता है। सबसे पहली बात, प्राइमोर्डियल फोलिकल क्या होता है ये देखेंगे। सेकेंडरी या ग्रोविंग फोलिकल क्या होता है। टर्शरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है आपका ग्राफियन फोलिकल, या इसको क्या बोल देते हैं, प्री ओवुलेटरी बोल देते हैं इसको। क्यों? क्योंकि अगर ओवुलेशन हो गया तो इसी को क्या बोलेंगे फिर? ग्राफियन फोलिकल। ग्राफियन फोलिकल वो स्टेज है जिसमें सबसे ज्यादा फ्लूइड फिल्ड कैविटी मिलेगी, एंट्रम कैविटी आपको सबसे ज्यादा मिलेगी। किसमें? ग्राफियन फोलिकल के अंदर। उसके बाद ओवुलेशन हो जाएगा तो क्या, उसका कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा फिर तो ओवुलेशन से पहले क्या था? ग्राफियन फोलिकल। आफ्टर द ओवुलेशन क्या बन जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम। देखिए एक बात और मैं साफ कर दूं आप लोगों को, हम यूजुअली ये पढ़ते हैं कि ओवुलेशन हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा। नहीं, ऐसा होता है कि ओवुलेशन होने के बाद वो कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, ऐसा होता है यूजुअली। बट ऐसा भी हो सकता है कि ओवुलेशन नहीं हो और कॉर्पस ल्यूटियम बन गया और ओवा उसके अंदर ही है, वो कॉर्पस ल्यूटियम बन चुका है। क्यों? कोई आंसर दे दे तो इसको मेरे को मजा आ जाए, तो मैं अपने स्टाइल से पढ़ाऊंगा फिर आप लोगों को। भाई ओवा उसके अंदर ही है, फिर भी कॉर्पस ल्यूटियम बन गया है वो। ल्यूटियल सिस्ट। ल्यूटियल सिस्ट तो ठीक है, मैं वो नहीं पूछना चाह रहा, वो तो बहुत समझ गया मैं आपकी बात। मैं पूछना चाह रहा हूं कि ऐसा क्या हुआ कि ओवुलेशन भी हो गया और वो कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो गया। ऐसा मतलब बिना ओवुलेशन के कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो गया, मतलब ऐसे कैसे हुआ होगा? क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? कॉर्पस ल्यूटियम के, हाँ जी, परसिस्टेंशियल परसिस्टेंट सीएल। नहीं नहीं नहीं, आप उस कंडीशन को डिफाइन कर रहे हो कि हाँ उस कंडीशन को क्या बोल रहे हैं। यूजुअली ल्यूटिन सेल्स के बारे में जानते हैं आप? स्मॉल ल्यूटिन सेल, लार्ज ल्यूटिन सेल, सुना हुआ है। थीका सुना। इंटरना, थीका एक्सटर्ना सुना है? हाँ हाँ हाँ। वो सुना है। उन्हीं सेल से स्मॉल ल्यूटिन एंड लार्ज ल्यूटिन सेल्स बनती हैं। हम्म। अभी क्वेश्चन आएगा वो भी भूल गए, लेकिन वो किधर मिलती हैं वो भी सब देखेंगे सीक्वेंस से पूरा। लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स को रिलेट करना चाह रहा हूं, बाद के बजाय अभी करना चाह रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं। कॉर्पस ल्यूटियम को ल्यूटियम क्यों बोलते हैं? क्योंकि थीका इंटरना एक्सटर्ना सेल्स जो होती हैं, खास करके इंटरना सेल्स जो होती हैं, उनसे ल्यूटीन सेल्स बनती हैं। और उसको क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? ल्यूटियनाइजेशन। और वो ल्यूटियनाइजेशन प्रोसेस होने के बाद क्या बनता है? कॉर्पस ल्यूटियम। और वो ल्यूटीन सेल से क्या सिक्रेट करवाएंगी? कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रेट करवाता है? प्रोजेस्ट। तो कॉर्पस ल्यूटियम में वो कौन सी सेल्स होती हैं जो प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करवाती हैं? ल्यूटीन सेल्स होती हैं। ल्यूटिन से। और वो ल्यूटीन सेल्स कैसे बनती हैं? वो थीका सेल से बनती हैं। कौन से प्रोसेस के थ्रू? ल्यूटिनाइजेशन के थ्रू। अब ऐसा यूजुअली ओवुलेशन होने के बाद ही होता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। बट ऐसा भी हो सकता है कि सिस्ट अंदर ही, मतलब
ओवा अंदर ही है उसके, ओवुलेशन नहीं हुआ, बट फिर भी वो कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। अब वो कॉर्पस ल्यूटियम बन चुका है, प्रोजेस्ट्रॉन निकल रहा है, उस एनिमल के अंदर वो मदर का जो साइन रहेंगे वो दिखाएगी कि नहीं दिखाएगी? ऐसा दिखाएगी कि नहीं दिखाएगी मैं प्रेगनेंसी में हूं? दिखाएगी। दिखाई वो हीट में नहीं आएगी। नहीं आई। तो वो ल्यूटियल सिस्ट जो आपने बोला था वो आंसर ठीक था, मैं लेकिन ल्यूटियनाइजेशन पूछना चाह रहा था। वो पढ़ेंगे 2-3 तरह की सिस्ट क्या होती है, कुछ भी नहीं है वो तो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट यूजुअली हम मिस कर देते हैं। हम सोचते हैं कि ओवुलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, हाँ यूजुअली बनता है, बट उसका प्रोसेस होता है ल्यूटियनाइजेशन का, वो उसके थ्रू बनता है। ठीक है, अगर वो बन जाएगा और उसमें से ओवा रिलीज नहीं हुआ तो वी कॉल इट ल्यूटियल सिस्ट, ल्यूटियनाइजेशन हो गया भाई। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि फोलिकल बाहर जाएगा तो ही ल्यूटियम बनेगा, ऐसा भी हो जाता है कई बार, फोलिकल अंदर है फिर भी कॉर्पस ल्यूटियम बन गया है, उस केस में हम उसको ल्यूटियल सिस्ट बोलते हैं। ठीक है साहब, चलिए। फोलिकल्स बेसिकली वही है, स्पेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं ओवरी के अंदर। प्लीज अपना माइक म्यूट कीजिएगा, जब आप बोलें तो ही माइक ओपन किया करें, क्योंकि फिर रिकॉर्डेड भी होता है लेक्चर, बाकी बच्चों को प्रॉब्लम आता है इसमें। हाँ जी, प्राइमोडियल फॉलिकल में बोलने चाह रहे हैं कि ये सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड ग्रेनुला सेल्स, ग्रेनुलोसा सेल्स, ग्रेनुलोसा सेल्स जो है फ्लैटेंड एक लेयर है बिल्कुल। और उसके बाद जब आपका प्राइमरी फॉलिकल ये बनेगा, प्राइमोर्डियल से प्राइमरी फॉलिकल जब बनेगा, वो क्यूबोइडल सेल्स में चेंज हो जाएंगी, कुछ सेल्स में से क्यूबोइडल सेल्स में चेंज हो जाएंगी, तो सिंगल लेयर ऑफ क्यूबोइडल ग्रेनुलोसा सेल्स। अब यूजुअली कितने रहते हैं इसमें फॉलिकल्स? ये 1.5 लाख फॉलिकल रहते हैं फीटल ओवरी के अंदर, जिसको हम एग नेस्टिंग या रेस्टिंग स्टेज बोल देते हैं। कितने रहते हैं? 1.5 लाख प्राइमरी फॉलिकल्स रहते हैं, जो कौन सी लेयर रहेगी उनके आगे? क्यूबोइडल। सबसे पहले में प्राइमोर्डियल में ग्रेनुलोसा आती सिंगल लेयर फ्लैटेंड सेल्स की, फिर यहां पे क्यूबोइडल, उसके बाद मल्टीपल लेयर्स आएंगी ग्रेनुलोसा सेल्स की सेकेंडरी फॉलिकल्स में, मोर देन 2 लेयर्स। ठीक है, टर्शरी में क्या रहेगा? टर्शरी फॉलिकल की फ्लूइड फिल होने लग जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, फ्लूइड बनना स्टार्ट हो जाएगा। प्राइमरी सेकेंडरी में नहीं होता क्या फ्लूइड? हाँ साहब, नहीं होता, प्राइमरी सेकेंडरी में फ्लूइड नहीं होता, टर्शरी से बनना स्टार्ट होता है। और टर्शरी के बाद एक ऐसा फॉलिकल आता है जिसमें फ्लूइड की जो कैपेसिटी है वो मैक्सिमम हो जाती है। क्या नाम है उस फॉलिकल का? ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल। और उसको एक नाम और दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एंट्रल फॉलिकल। पी से स्टार्ट होता था, लेकिन वो तो प्री ओव्यूलेट। प्री ओव्यूलेटरी फॉलिकल भी उसको बोल देते हैं, क्योंकि वो जस्ट पहले का फेज होता है, उसके बाद तो फिर ओवुलेशन ही होना होता है, इसलिए उसको प्री ओवुलेटरी फॉलिकल बोल देते हैं। जो ओवुलेशन से जस्ट पहले वाला फॉलिकल है, उसकी खास बात क्या है? सबसे ज्यादा फ्लूइड उसके अंदर मिलता है। ठीक है साहब, अब oocyte की लेयर की ओर बात कर लेते हैं। oocyte की लेयर एक आउटर लेयर रहेगी, एक इनर लेयर रहेगी। अब oocyte का मतलब तो समझ में आ रहा है, फॉलिकल के अंदर oocyte, oocyte ठीक है बेस्वानी, oocyte तो Yes. समझते हो ना क्या होती है? यस सर, यस। अच्छा समझते हैं तो ये बताओ फिर जल्दी से, एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर जब होता है तो उसमें हाइंड गट से आती है क्या ये? जो बच्चा होता है, बच्चा नहीं बच्ची जो होती है, फीमेल जो रहती है, फीमेल के अंदर जो फीमेल रहती है उस टाइम पे क्या होता है? एम्ब्रियो ही होता है बेसिकली वो। और जो बड़ी फीमेल है, जो मदर फीमेल है, उसका जब 40 डेज कंप्लीट हो जाता है जेस्टेशन का, स्पेशली कैटल की बात कर रहा हूं, जब 40 डेज कंप्लीट हो जाते हैं जेस्टेशन के, यानी कि बच्चे को पेट में 40 दिन हो चुके हैं, उस टाइम पे उस बच्चे में, उस फीमेल बच्चे में, फीमेल की बात चल रही है, उस फीमेल मदर के फीमेल बच्चे में जब उसको 40 दिन हो चुके हैं, यानी कि एट द 40 डे ऑफ जेस्टेशन की बात कर रहा हूं, जब 40 दिन जेस्टेशन के हो चुके हैं, उस टाइम पे क्या होता है? जो उस बच्चे का एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है, उसके हाइंड गट से ये योक सैक मिलता है उसके हाइंड गट में। उस योक सैक से, वो भी एक एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है, उस योक सैक से ये oocyte निकल करके किधर आता है? गोनेड्स के अंदर आता है। किधर आता है? के अंदर। अब होता क्या है? ये अरेस्ट हो जाता है एक फेज में। कौन? oocyte। प्रोफेज 1 किसकी? अब 1 में बोल रहा हूं तो क्या होगा? वो माइटोसिस होगा कि मियोसिस होगा?
मियोसिस में 2 फेज होते हैं ना, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। माइटोसिस तो माइटोसिस होता है, उसमें 1 2 थोड़ी पड़ते हैं, उसमें तो एक ही फेज होता है। तो अगर 1 या 2 कोई आपको लगा रहा है तो इसका मतलब क्या है, मियोसिस। माइटोसिस में अगर डिप्लॉइड है तो सेल डिप्लॉइड ही बनेंगी आगे भी सारी, सेट ऑफ क्रोमोसोम पूरे रहेंगे उनमें। बट अगर मियोसिस में इसमें करवा दूं तो क्या हो जाएगा, मियोसिस 1 में और मियोसिस 2 के बाद एन और एन सेल्स आ जाएंगी, 4 नंबर ऑफ सेल्स, एन और एन सेल आ जाएंगे, यानी हैप्लॉइड हो जाएंगे वो सारी की सारी। अब ये oocyte है, हमें क्या करना है इसमें, इसको हैप्लॉइड तो करना ही है, बट ये हैप्लॉइड अपनी मर्जी से होती है, ऐसे आपकी मर्जी से नहीं होगी वो। सबसे पहले अरेस्ट होगी ये मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में, कि प्रोफेज 1 की भी डिप्लोटिन स्टेज में, डिप्लोटिन स्टेज में। और जब उस बच्चे का बर्थ हो जाएगा, वो निकल जाएगा, उसके बाद प्यूबर्टी पे जाने के बाद क्या होगा, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का सर्ज होगा, हीट में आएगी ना प्यूबर्टी पे जाके। और उस टाइम पे ये प्रोफेज 1 के मियोसिस 1 के डिप्लोप्टीन जो स्टेज थी आगे बढ़कर के किसमें फंस जाएगी, मियोसिस 2 की कौन सी स्टेज में फंसती है वो, मेटाफेज में फंसती है क्या, अरेस्ट हो जाती है क्या। प्रोफेज। उसके बाद कब स्टार्ट होगी, कोई मेरे को बता दो तो मान जाऊं मैं आपको, उसके बाद कब स्टार्ट होगी ये फाइनल, ये हैप्लॉइड में कब कन्वर्ट हो जाएगी, उसके बाद कब होगा ये मियोसिस सेकंड, ये जो आपने हीट में आने के बाद इसको अरेस्ट करवा दिया, कहां पे कब, फीटल स्टेज में था। जब फर्टिलाइजेशन होगा तब ये जाकर के आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो 2 स्टेजेस में मैंने बताया आपको oocyte का, ये हाइंड गट से, चलो वो हाइंड गट वाली बात छोड़ दें, एम्ब्रियो स्ट्रक्चर वाली, बट इतना याद रखो, ये ओवरी के अंदर जो फॉलिकल होते हैं उसमें है oocyte, और ये किस फेज में अरेस्ट है, अंटिल प्यूबर्टी तक कौन सी स्टेज में है, प्रोफेज 1। प्रोफेज 1, उसका भी डिप्लोटीन में। और जब प्यूबर्टी भी आएगी तो हीट आएगी, एलएस सर्ज होगा, तो वो कहां पे कहां तक पहुंच जाएगी, मेटाफेज 2। यस। और उसके बाद आगे कब काम करेगी, जब फर्टिलाइजेशन। ठीक है। तो ये 2-3 चीजें ऐसी हैं जो आपको याद रखनी है, बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं यहां से, ठीक है। अब ये देख लेते हैं यार, चलो ठीक है, oocyte की बात कर रहे हैं तो oocyte के ऊपर लेयर कौन सी होती है उसकी बात करेंगे, ठीक है। अब oocyte के सबसे बाहर वाली लेयर जो है वो है ग्रेनुलोसा सेल्स की। मैं इन शॉर्ट बता रहा हूं जो काम की चीजें हैं, ऐसे तो 50 चीजें मिलेंगी। ग्रेनुलोसा सेल्स होती हैं बहुत सारी, ठीक है। अब एक पोर्शन ऐसा होता है इसमें, लगा लीजिए ये है, अब ये ग्रेनुलोसा सेल्स क्या होती है, मोल्ड बना लेती है। मोल्ड का मतलब क्या होता है, हीप लगा लीजिए, ऐसे ऐसे बहुत सारी सेल्स इकट्ठा हो जाती है एक जगह पे, ठीक है। और ये oocyte को उठा के रखती हैं ऐसे। और ये कैविटी कौन सी है, एंट्रम। एंट्रम। इस एंट्रम में से सारा न्यूट्रिशन सब कुछ ये अब्जॉर्ब करता रहता है oocyte इसके अंदर, ठीक है। ये oocyte तो है, ये मैं रेड कलर में बनाता हूँ oocyte को, ठीक है। oocyte तो है ये, इसके बाहर ये क्या है, ये वाली लेयर कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा, वेरी गुड। और उसके अंदर भी एक लेयर होती है, वो क्या है, जोना पैलुसिडा। जोना पैलुसिडा। अब ये भी बता दो, ये ग्रेनुलोसा सेल्स जो है एक जगह इकट्ठा होकर के इसको ट्रॉफी की तरह उठाए हुए हैं, इन सेल्स के मोल्ड को इकट्ठा होने को क्या बोलते हैं, क्यूमुलस ओफोरस। वेरी गुड जी, वेरी गुड। तो ये सारी चीजें हमने देख ली oocyte के बारे में, ठीक है। अब इसमें एक खास बात मैं बताता हूं, जब ओवुलेशन होता है ना, तो ये वाला जो पार्ट होता है ना ग्रेनुलोसा सेल्स का, यहां से जो अटैच है ये वाला पार्ट, जो ब्लू वाला मैंने अभी नीचे कर दिया इस पे ग्रीन, ये वाला जो पार्ट है ये भी इस oocyte के साथ ही चला जाता है। और जो बाद में जाके आपको बताऊंगा ये क्या काम करता है, फर्टिलाइजेशन को फिल्टर करने में, स्पर्म्स को, वहां पे काम आता है वो। वहां पे 2-3 चीजें पढ़ेंगे हम, वहां पे वो चीज काम आएगी, ध्यान रखना। कुछ पार्ट ग्रेनुलोसा सेल्स का ये अपने साथ ही ले जाता है ओवुलेशन के टाइम पे, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो। चलो इसका डायग्राम भी दिखा दूंगा, आगे बना हुआ, डोंट वरी। क्यूमुलस oophorus क्या है, इट इज अ मोल्ड्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल एट द बेस ऑफ ओवम ऑन व्हिच oocyte रेस्ट, इट हेल्प्स एंकर द ओवम इन एंट्रल फ्लूइड एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन। यही बात करी अपन ने, अब क्या इंग्लिश पढ़नी है इसकी बार बार, ठीक है। जर्मिनल वेसिकल देख लो, इसमें कंफ्यूजन हो जाओ आप। ओवम विद लार्ज न्यूक्लियस, अब लार्ज न्यूक्लियस का मतलब क्या है, जो इसके अंदर जो फाइनल ओवम है ना उसमें अगर लार्ज न्यूक्लियस हुआ, अब प्रोफेज 1 में है उसके भी डिप्लोटिन स्टेज में, तो न्यूक्लियस लार्ज ही होता है।
और न्यूक्लियस लार्ज का मतलब क्या बोलना चाह रहा है बेसिकली, जो क्रोमोसोम है वो ऐसे बिखरा पड़ा है, तभी न्यूक्लियस लार्ज दिख रहा है। जैसे ही वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, पूरा कंडेंस होकर के वो मेटाफेज वाली स्टेज में अलाइन होना शुरू हो जाएगा। बट अभी तो मेटाफेज आई नहीं है, अभी तो प्रोफेज बढ़ी है, तो ऐसे ही रहेगा ये तो, और ऐसे ही रहेगा तो इसको क्या बोलते हैं, इसको अनकंडेंस्ड बोल देंगे। डीएनए को क्या बोल देते हैं, क्रोमेटिन। तो अनकंडेंस्ड क्रोमेटिन मिलता है, इसलिए इसका न्यूक्लियस जो है लार्ज मिलता है, लार्ज दिखता है। क्यों? क्योंकि प्रोफेज ही तो चल रहा है यार। मेटाफेज भी जाकर प्यूबर्टी पे आएगा, जब हीट में आएगा कभी एनिमल एलएस सर्ज होने के बाद, ठीक है। चलिए, अब एंट्रल फोलिकल में क्या बोलना चाह, एट्रेटिक, सॉरी, एट्रेटिक से तो मतलब नाम से पता लग रहा है कि मरने वाले होंगे, एट्रेटिक, है ना। इन ईच साइकिल मैनी फॉलिकल्स डेवलप, वन ग्रोज एंड ओवुलेट्स, रेस्ट अंडरगो डीजनरेशन विच आर एट्रेटिक फॉलिकल्स। आप सबको पता होगा कैटल बफेलो के अंदर वेव्स में चलती हैं ये, ऐसा तो नहीं है कि एक ही फॉलिकल जनरेट हो रहा है, पूरी वेव्स की वेव्स चलती हैं कि 50 फॉलिकल एक चेयर में चल रहे हैं, उसके नीचे फिर दूसरे फेज में 50 चल रहे हैं फॉलिकल्स। इनको क्या बोलते हैं, हम वेव्स बोलते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे आगे। बट इसके लिए समझो, एक वेव्स में इतने सारे फॉलिकल थे, उसमें से एक ओवुलेशन जब कर जाएगा तो बाकी के फॉलिकल जो उसके साथ ग्रो कर रहे थे क्या हो जाएंगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे अपने आप। और उन डिस्ट्रॉय वाले फॉलिकल्स को क्या बोल रहे हैं, एट्रेटिक फॉलिकल्स बोल देते हैं, ठीक है। ये लिक्विड फॉलिकुलाई या फॉलिकुलर फ्लूइड जो है किस काम का होता है, न्यूट्रिशन होता है, इसमें कुछ एंजाइम होते हैं जो काम आते हैं, बकवास बात है, कुछ नहीं। ये डायग्राम देख लो भाई, ये ब्लड सप्लाई नर्व दिख रही है आपको, कौन से पोर्शन में दिख रही है ब्लड सप्लाई और नर्व, मेड्यूला, पोर्शन छोड़ो, जहां पे ब्लड सप्लाई और नर्व दिखेगी क्या बोलेंगे उसको, मेड्यूला। मेडुला बोल देंगे। कोर्टेक्स वाला पोर्शन ये देखो, पूरा कोर्टेक्स पेरिफेरी वाला पोर्शन है, ठीक। तो ये आपको ओवरी किसकी लग रही है, क्या मेयर की ओवरी है क्या ये, कैटल बफेलो। कैटल बफेलो की। मेयर की ओवरी में तो ब्लड सप्लाई कहां पे होती, बाहर की पेरिफेरी पे होती, तो उस पेरिफेरी को क्या बोल देते फिर, उसको मेडुला बोल देते। अब इसके कोर्टेक्स में फॉलिकल्स हैं तो इसको कोर्टेक्स बोल रहे हैं, और यही फॉलिकल्स अगर मैं सेंटर पे रख दूंगा तो क्या बोलेंगे सेंटर वाले एरिया को, कॉर्टेक्स। कोर्टेक्स बोलते। तो ये किस में मिलता है, मेयर। मेयर में मिलता है। तो ओवुलेशन कहां से होकर के बाहर निकलता है मेयर्स में, ओवुलेशन ओवरी कौन सी एक्टिव होती है, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट। शेप क्या होती है उसकी, किडनी शेप। और साउंड बीच में क्या शेप होती है, मलबेरी या फिर बंचीज ऑफ ग्रेप्स की तरह, ठीक है। एप्पल भी बोल रहा था क्या कोई। चलिए, अब आगे चलते हैं। ये कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, यूटेरो ओवेरियन आर्टरी जो है क्या क्या कैसे करती है, थोड़ा सा एक बार डायग्राम देख लेते हैं। चलो, आप बोलोगे सीधा निकल गया। ये सबसे पहले वाली लेयर कौन सी है, सबसे पहले जर्मिनल एपिथेलियम, एपिथेलियम। ये प्राइमोडियल एपिथेलियम है, सॉरी प्राइमोडियल फॉलिकल। क्या बोला था प्राइमोडियल फॉलिकल में, एक लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स। उससे प्राइमरी फॉलिकल बना था, उसमें क्या था, वो ग्रेनुलोसा सेल क्यूबोइडल सेल में कन्वर्ट हो जाती है। टर्शरी में काफी सारी ग्रेनुलोसा सेल्स बन जाती हैं, 2 या मोर देन 2। उसके बाद ग्राफियन आ गया था। तो मेन चीज उनके ऊपर ही रहते हैं। प्राइमोडियल, ठीक है यार, प्राइमोडियल है ये। फिर प्राइमरी फॉलिकल थोड़े से जनरेट हुए, उसके बाद क्या हुआ आपका, ये oocyte ग्रेनुलोसा सेल्स को वो दिखा रहा है, ग्रेनुलोसा सेल्स बनना स्टार्ट होंगी धीरे धीरे। उसके बाद ये सेकेंडरी फॉलिकल बन रहा है। ये देखो, टर्शरी फॉलिकल इन्होंने दिखाया नहीं, बट टर्शरी फॉलिकल के अंदर ये जो स्पेस दिख रहा है ना आपको, ये ब्राउन ब्राउन वाला, ये क्या है, ये कैविटी बन रही है, इसके अंदर फ्लूइड आएगा। बट सेकेंडरी फॉलिकल में भी हम बोलते हैं फ्लूइड नहीं होता है, टर्शरी फॉलिकल में फ्लूइड आना स्टार्ट होता है। और सबसे मैक्सिमम किस में आ जाता है टर्शरी के बाद, ग्राफियन। ग्राफियन फॉलिकल में ये देखो, आपका ये ग्राफियन फॉलिकल ही लग रहा है मेरे को, क्योंकि अभी तक तो ओवुलेशन हुआ नहीं है इसमें से। अब ये ओवुलेशन से पहले वाला क्या नाम है इसका, ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोल सकता हूं इसको मैं, प्री ओवुलेटरी फॉलिकल। प्री ओवुलेटरी फॉलिकल, क्योंकि ये ओवुलेशन से पहले वाला है ना, जस्ट पहले वाला, तो प्री ओवुलेटरी भी इसको बोल देते हैं। तो ये बताओ जल्दी से, ये जो ये स्टैंड होता है इसमें, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, क्यूमुलस ओफोरस। क्यूमुलस ओफोरस। बाहर वाली लेयर को कोरोना रेडिएटा। अंदर वाली को जोना पैलिसिडा। जोना पैलिसिडा। वेरी गुड जी, वेरी गुड। चलिए, ठीक है। बाकी डायग्राम में लगभग हम सारी चीजें बता चुके हैं, बार बार टाइम नहीं है इतना। साइज ऑफ ग्राफियन फॉलिकल कैटल के अंदर 12 से 20 होता है, बफेलो में 10 से 12 होता है। बफेलो में छोटा है, काऊ के अंदर बड़ा है साइज का फॉलिकल का, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल की बात मैं कर रहा हूँ।
यहाँ पे लेयर्स दी हुई हैं आपकी, सारी बता दी हैं। ये ग्रेनुलोसा सेल्स, ये ग्रेनुलोसा सेल्स इकट्ठा होकर के क्यूमुलस ओफोरस बना रही हैं। फिर ये जो है कोरोना रेडिएटा, इसके अंदर ब्लैक वाला जोना पेलुसिडा, और उसके अंदर ये क्या है, oocyte, ठीक है, जिसको एग भी बोल देते हैं हम। ये देख लो एक बार, कॉर्पस ल्यूटियम वाला रिच इन ब्लड सप्लाई होता है, ये भी सही बात है भाई। 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं इसके अंदर, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर, लार्ज ल्यूटिन सेल्स एंड स्मॉल ल्यूटिन सेल्स। लार्ज किससे बनेंगी, ग्रेनुलोसा सेल से। स्मॉल ल्यूटिन सेल्स किससे बनेंगी, थीका सेल से, ठीक है। मैक्सिमम साइज जो होता है इसका 15 से 16 दिन में आ जाता है ईस्टर साइकिल के, ठीक है। ईस्टर साइकिल जिस दिन है उस दिन क्या हुआ होगा, या उसके 24 घंटे बाद ओव्यूलेशन। ओवुलेशन हुआ होगा, तभी तो कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा ना। और वो मैच्योर होते होते मैक्सिमम साइज पे कब पहुंच जाता है, ये बोलना चाह रहा है 15 से 16 दिन पे, तो ये बड़ा होता है। तो उससे पहले तो इसको मारने की सोचना भी मत, तो 16 दिन तक तो ये रहेगा, ठीक है। अब आफ्टर 16 डे सीएल रिग्रेस, मतलब वो डैमेज होना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल ड्रॉप साइमल्टेनियसली। क्यों 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 ड्रॉप हो रहे हैं साइमल्टेनियसली, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है और उसके बाद ये रिग्रेस होना स्टार्ट हो गया, तो प्रोजेस्टेरोन के लेवल भी नीचे जाएंगे एकदम से। अब इसका कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है काऊ और मेयर के अंदर। और इसकी शेप ये देखो, यहां पे भी इसको है ना, मतलब लो भाई, कॉलीफ्लावर शेप होती है कॉर्पस ल्यूटियम की मेयर के अंदर, ठीक है। ये भी याद कर लो मेयर का। चलो भाई, ग्रे कलर्ड इन बीचेस एंड काउ, ये ग्रे कलर होता है इसमें। अब जल्दी से ये डिस्कस कर लेते हैं, 5 मिनट है मेरे पास, क्योंकि लेक्चर स्टार्ट होना है दूसरा भी। कॉर्पस हेमरेजिकम क्या होगा, जो ग्राफियन फॉलिकल होता है ना, उसमें ओवुलेशन जब होता है तो ब्लड सप्लाई जो होती है वो रप्चर हो जाते हैं, कुछ वेन्स आर्टरी जो होती हैं वो रप्चर हो जाती है, उसमें ब्लड आ जाता है। ब्लड आ जाता है तो क्या बोलते हैं उसको, कॉर्पस हेमरेजिकम बोल देते हैं। अब कॉर्पस ल्यूटियम स्पूरियम क्या होता है, इट इज कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ ईस्टर साइकिल। जो ईस्टर साइकिल चल रहा है 15-16 दिन तक बना रहा, डिस्ट्रॉय हो गया, फिर बना 15-16 दिन तक प्रेग्नेंट नहीं हुआ एनिमल, फिर डिस्ट्रॉय, फिर बना, फिर डिस्ट्रॉय। ये जितने भी कॉर्पस ल्यूटियम है इनको क्या बोलते हैं हम, कॉर्पस ल्यूटियम स्पूरियम बोलते हैं। तो दीज आर द कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ ईस्टर साइकिल। अब कॉर्पस ल्यूटियम वीरम क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी के दौरान कॉर्पस ल्यूटियम बना हुआ है, उस बच्चे को प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी मेंटेनेंस के लिए पूरा हेल्प कर रहा है, पूरी बॉडी को मेंटेन कर रहा है, दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम स्पूरियम। और उसके बाद होता है कॉर्पस ल्यूटियम एल्बिकन्स। अब ये ध्यान से सुनना, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम एल्बिकन्स में क्या है, आफ्टर रिग्रेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम अ हार्ड स्कार लाइक स्ट्रक्चर इज लेफ्ट, इट इज व्हाइट कलर्ड बॉडी, व्हाइट बॉडी, देयर नंबर गिव्स द नंबर ऑफ calves बोर्न ड्यूरिंग पोस्टमार्टम। पार्चुरेशन पोस्टमार्टम बोल रहा हूं, लेकिन हम पोस्टमार्टम में ये चेक करते हैं। ये कॉर्पस ल्यूटियम एल्बिकन्स समझ में आया है क्या। तो कॉर्पस ल्यूटियम स्पूरियम था ना, सॉरी वीरम, प्रेगनेंसी के दौरान, वही जाकर के आगे क्या बनेगा, कॉर्पस एल्बिकन्स बनेगा। अब जितने भी कॉर्पस ल्यूटियम एल्बिकन्स मिलेंगे उतने बच्चे दे चुका होगा। पोस्टमार्टम में हम चेक करेंगे इतने सारे कॉर्पस एल्बिकन्स हैं, तो उसने उतनी बार पार्चुरेट, अब जिंदा हो बच्चा ना हो वो मतलब नहीं है, बट उसने लास्ट टाइम तक बच्चे को तो रखा था, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम वीरम से बनता है एल्बिकन्स। और वीरम कब बनेगा, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। मेरी बात समझ रहे हो आप। यस सर। अगर साइकिल में ही कॉर्पस ल्यूटियम बन बन के डिस्ट्रॉय हो रहा है तो उसको क्या बोल रहे हैं, स्पूरियम। स्पूरियम बोल रहे हैं। अब वो तो इतना बड़ा बन ही नहीं पा रहा ना, कि 9 महीने रहा वो पेट में बच्चे की तरफ और वो व्हाइट स्कार लाइक बॉडी बन गया, बन ही नहीं, वो छोटा था, वो डिस्ट्रॉय हो गया। अब उसके बाद अगर लंबे टाइम तक कोई कॉर्पस ल्यूटियम चल रहा है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, उसको क्या बोल रहे हैं, एल्बिकन्स। ऐसा क्या, कॉर्पस ल्यूटियम क्या बोल रहे हैं, वीरम बोल रहे हैं उसको, वीरम बोल रहे हैं। अब वीरम के बाद क्या बनेगा, एल्बिकन्स बनेगा। उसका साइज बहुत बड़ा होगा, व्हाइट लाइक पूरा स्कार बना देगा उसके ऊपर। तो वो स्कार से हमें पता लग जाएगा कि एनिमल कितनी बार पार्चुरेट कर चुका है, कितनी बार ये बच्चे दे चुका है, ये पता लग जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम एल्बिकन्स को देख करके। ठीक है जी, तो ये आपके कॉर्पस ल्यूटियम थे। अब जो है थोड़ा सा ये देख लेते हैं बस, उसके बाद नहीं देखेंगे। मोनोटोकस स्पीसीज क्या होती हैं, टोकस बोले तो ओवुलेशन के बेसिस पे होता है ये वर्ड, ठीक है। ज्यादा ओवुलेशन तो पॉलीटोकस बोल दिया, कम ओवुलेशन तो मोनोटोकस बोल दिया। बीच क्या है, पोली और मोनो, पोली, काउ, पॉली, मोनो, कैटल, मोनो, मेयर, मोनो,
मोनोटोकस है, मतलब एक ही ओवुलेशन कर रही है, एक ही उस साइड जा रही है, तो स्पर्म तो हजारों लाखों है, लेकिन एक फ्यूज हो गया तो बाकी की एंट्री बंद। तो जितने ज्यादा ओवुलेशन होंगे उतने ज्यादा बच्चे भी होंगे। अब ओवुलेशन किन में ज्यादा होता है? डॉग्स के अंदर होता है, मतलब, और आपका साउ के अंदर होता है। Yes. एक ओवुलेशन किस में होता है? एक ही बच्चा किस में होगा? जिसमें एक ओवुलेशन होगा, जैसे कि कैटल बफेलो हुआ, मेयर हुआ। जुड़वा होने को हो जाए, अब हो गया होगा गलती से 2 बार, ऐसे तो ह्यूमन में भी हो जाता है, ट्विंस आ जाते हैं भाई, एक ओवरी से एक की बजाय 2 ओवुलेशन हो गए, बट नॉर्मली ऐसा नहीं होता ना, तो इसलिए मोनोटोकस मानते हैं उसको। ठीक है, मोनो ईस्ट्रस से तो नाम से पता लग रहा है, ईस्ट्रस का मतलब क्या होता है? हीट। ईस्ट्रस साइकिल जो होता है, हीट की बात कर रहे हैं, कितनी बार आता है हीट में। मोनो ईस्ट्रस का मतलब क्या है? एग्जिबिट वन ईस्ट्रस साइकिल विच इज फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ लॉन्ग एनिस्ट्रस, जैसे कि बीच के अंदर होता है। ठीक है, कितना होता है इसका बता सकता है कोई? गैप कितना लगता है इसमें? 6 महीना। 6 महीने का लगता है मिनिमम। 6 to 9 मंथ होता है वैसे, लेकिन 6 महीने तक आप मान के चलो। अब एक होता है पोलिएस्ट्रस। पोलिएस्ट्रस में काफी बार हीट में आ रहा है एनिमल, लगातार आए जा रहा है पूरे साल, जैसे कि कैटल हुआ। कितने दिन में आता रहता है? बार बार 21 दिन। 21 दिन के आसपास वो आता रहता है, बार बार आता रहता है। लेकिन बफेलो के अंदर क्या होता है? समर एनेस्ट्रस होता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है, समर एनेस्ट्रस क्या होता है, यूपीएससी में पूछा जाता है। समर काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि समर में बहुत उनको हीट स्ट्रेस हो जाता है, उसकी वजह से उनका साइकिल मिस हो जाता है। बट है वो क्या? पॉलिएस्ट्रस। पोलिएस्ट्रस ही। बट कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो कुछ सीजन में ही क्या करती हैं? हीट में आती हैं, पर्टिकुलर सीजन में, ऐसे नहीं आती हैं। तो उस सीजन में आप बता सकते हैं, एक हॉर्स होता है, एक शिप होता है, पिनियल ग्लैंड की वजह से होता है। वो पिनियल ग्लैंड की वजह से होता है इनका। पिनियल ग्लैंड से हाइपोथैलेमस एक्टिव होगा, सारी चीजें वहां से रिलेटेड होती है, वो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। बट अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए, सीजनल पोलिएस्ट्रस में मेयर क्या है? लॉन्ग डे ब्रीडर है कि शॉर्ट डे ब्रीडर है? लॉन्ग डे ब्रीडर। लॉन्ग डे ब्रीडर का मतलब ब्रीडिंग कब करेगी वो? कब मेटिंग समर। करेंगे? समर। समर। लॉन्ग डे मतलब लंबे दिन। लंबे दिन कब होंगे? जब बहुत ज्यादा टाइम तक सूरज नीचे नहीं जाएगा, मतलब वो गर्मियों में नहीं जाता है, तो इसलिए लॉन्ग डे ब्रीडर उसको बोल देते हैं। ये ऐसा होता क्यों है? वो पिनियल ग्लैंड की वजह से होता है, उसकी एक्टिविटी इनएक्टिविटी की वजह से। इनका एनाटॉमिकल डिफरेंस होता है मेयर और शीप का, तो उस बेसिस पे इसको हम थोड़ा सा देख लेंगे, वहां पे पढ़ लेंगे, वहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। अभी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप बताइए, नहीं तो फिर आज का लेक्चर बस ऑफ करते हैं।